तो उड़ गए आप लोग। पहले तो ये बताइए जोश कैसा है। जोश बिल्कुल हाई रहना चाहिए, और ये जोश तब तक हाई रहना चाहिए जब तक कि आप लोग अपने मंजिल या फिर मुकाम तक न पहुंच जाओ। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, जिसको बड़े ही प्यार से हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, बड़ा ही शानदार रहने वाला है। मजा आ जाएगा आप लोगों को। टकटकी लगाकर आप लोग देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे या फिर जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड आप लोग की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वो तभी होगी अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप लोग इस लेक्चर को फॉलो करके चलोगे। हर जो भी टॉपिक कवर करूंगा मैं, उसको करंट प्लस उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यानी कि स्टैटिक पोर्शन, और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये फॉर्मेट रहेगा। वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को पीपीटी के अंदर मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि यार ये छूट गया वो छूट गया। पीपीटी में मिल जाएगी, आराम से बैठकर आप लोग उसका रिविजन कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और ये सारी पीपीटी आप लोगों को कहाँ मिल जाती है? ये जो स्टडी लवर वीर टेलीग्राम है वहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर की जाती है जो आप लोगों को फायदा पहुँचा सकती है। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो बड़ा ही प्यारा सा ग्रुप है, जिसमें 75,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं और रेगुलरली अपना आंसर पोस्ट करते हैं। तो एक दूसरे से सीख कर आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो एक दूसरे से जो आंसर है उनको आप लोग देखिएगा, कैसे क्या क्या आंसर पोस्ट कर रहे हैं, रिव्यू कीजिए और फायदा उठाइए। और एक ऐसा बेहतरीन चैनल जो कि आप लोग की स्टडी को एक सही डायरेक्शन देगा, यह है सेल्फपीडिया, जहां पर 48,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस पोस्ट किए जाते हैं। इसी के साथ में डेली एक आर्टिकल पोस्ट किए जाते हैं, जिसको पढ़कर आप लोग अपनी पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में जो रीडिंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ा सकते हैं। और एग्जाम में सीसेट या फिर जो भी आप लोगों का देखने को मिलता है उसमें कॉम्प्रीहेंशन वगैरह आता है, वो आप लोग का देख सकते हैं। इसी के साथ में कई सारे और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। इंग्लिश इंप्रूव करने के सेशंस हैं, यहाँ पर लगभग 118 सेशन हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पे नहीं करना है। तो जो कहते हैं कि पेमेंट क्या है, तो पेमेंट है आप लोगों का बेसिकली दिल लगाकर पढ़ाई करना और सिलेक्शन लेना, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कोटेशन भी कल शाम शेयर की थी, यहाँ पर आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी ही प्यारी लगी मुझे। एक शिक्षक का किरदार ऐसा होता है कि वह अपने शिष्य की सफलता को देखकर ही खुद को सफल समझ लेता है। ये रियलिटी है। जब आप लोग अपनी सिलेक्शन के मैसेजेस भेजते हो तो वही लगता है कि हाँ यार हम सफल हो गए, क्योंकि एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन उसमें रहता है। और वही हाँ कि ज़िंदगी में एक पर्टिकुलर पर्सन को थोड़ा सा गाइडेंस दिया और वो सही जगह पर पहुँच गया। तो अपने परिवार को, अपने देश को अब एक ऐसा इंसान मिला है जो कि आगे लेकर चलेगा। तो ये अपने आप में एक काफ़ी गर्व की बात होती है यार, ठीक है। तो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो बड़ा ही शानदार डिस्कशन रहेगा। बहुत कुछ इसके अंदर मैं कवर करूंगा, जिसमें आप लोगों के बड़े आर्टिकल, छोटे आर्टिकल, प्रैक्टिस, सीसेट का क्वेश्चन, वोकैबुलरीज, वन लाइनर, मैप बेस्ड क्वेश्चन, पर्सन इन न्यूज़, काफ़ी कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो एंड तक कनेक्ट रहिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एंड तक कनेक्ट नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि सबके बस की बात नहीं है इतने लंबे समय तक अपने आप को कंसिस्टेंस रखना, इसलिए छोड़कर चले जाते हैं आधे। आप लोग अगर एंड तक भी कनेक्ट रह पाते हो तो ये समझिए आप लोग का ये अचीवमेंट होगा। तो ये काफ़ी बड़ी बात है अपनी आप में अगर आप लोग बोलो तो, ठीक है। तो एंड तक जरूर कनेक्ट रहिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ज़िंदगी में, अगर आप लोग देखोगे, एक्सक्यूज जो होते हैं ना, वो आज तो आप लोगों का ज़िंदगी आसान बना देंगे कि यार सुबह उठना था नहीं उठ पाए, एक्सरसाइज नहीं करना था उसके लिए एक्सक्यूज़ बना दिया। पर लेकिन लंबे समय में जब आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से देखोगे ना, तो ये आप लोग की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे होंगे, आप लोग की लाइफ को इतना टफ बना रहे होंगे कि आप लोगों को ये लगेगा अब ये भी दिक्कत आ गई है। जैसे कि आप लोगों ने आज का करंट अफेयर छोड़ दिया, कल का भी आएगा, परसों का भी आएगा, तरसों का भी आएगा। अब अगर 5 दिन का करंट अफेयर आप लोगों ने छोड़ दिया, अब जब छठे दिन आप लोग बैठोगे इस बंडल को लेकर, आप लोगों का सर इतना भारी हो जाएगा, आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा यार करना क्या है। तो इसलिए छोटा सा काम करना है कि अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। आज का काम आज ही खत्म करना है। अगर डिसिप्लिन में आप लोग रहना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ज़िंदगी अभी थोड़ी टफ लगेगी यार। एक्सरसाइज भी करनी है, सुबह टाइम पर भी उठना है, अच्छा यार ये काम भी करना है, आज तो एनसीईआरटी का वो चैप्टर भी पढ़ना था यार, आज तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी थी। पर लेकिन जब आप लोग आगे बढ़ते रहोगे ना, ये पैटर्न फॉलो करते करते एक दिन ऐसा होगा ये सारी चीज़ें आप लोगों को आसान लगने लगी, क्योंकि ये आप लोगों की आदत बन चुकी होगी। और यही आदत चाहता है एग्जामिनर आप लोगों से। इसीलिए यूपीएससी ने इतना शानदार तरीका ये सिलेबस दे रखा है, ताकि आप लोग सब चीज़ों को ढंग से अंडरस्टैंड कर सको। पर लेकिन अगर आप लोग छोड़ कर एक्सक्यूज बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर जिंदगी बड़ी टफ होने वाली है। और एक टाइम ऐसा होगा कि आप लोग ये पढ़ाई छोड़ दोगे और बोलोगे कि हमारे बस की बात नहीं है। तो अपने आप को डिसिप्लिन में आप लोगों को लेकर आना ही आना पड़ेगा। बड़ा ही छोटा सा डिसिप्लिन में आप लोगों को डेली बोलता हूँ, जो इसको कर रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर लाखों लोग लेक्चर देख रहे हैं, पर लेकिन ये काम ओनली सोचो आप लोग मैक्सिमम 2000 लोग कर पाते हैं। तो
तो अगर आप लोग उस 2000 लोग में हो तो समझो कि बहुत सही पैटर्न में हो। बहुतों की बस की बात ये भी नहीं हो पा रही है कि डेली उठकर अपना एक शेड्यूल बना ले कि आज का दिन वो कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। मैंने बोला कि ये बनाया करो डेली, कमेंट बॉक्स में लिखा करो पब्लिकली, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ यार कमेंट बॉक्स में लिखा है और भी लोग देख रहे होंगे। और फिर आकर उस पर टिक लगाया करो। कई सारे बच्चे कर रहे हैं इस काम को कि डेली क्या कर रहे हैं, अपना कंप्लीट कितना हो गया पहले वो देख लिया, कितना बनाया वो देखा, फिर कंप्लीट कितना हो गया उसको भी पोस्ट कर रहे हैं और ये बोलेंगे सर ये रह गया है। तो कितना परसेंट आप लोगों ने, कितने प्रतिशत आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया उसको भी बताया करो। इससे क्या होगा, आप लोग ये प्रैक्टिस जो है ना 21 दिन करके देखो कमेंट बॉक्स में, उसके बाद में भले ही आप लोग अपनी कॉपी पर कर लेना, इसके आप लोग अपनी लाइफ में चेंज देखना। पर मैं बोलूंगा कि कॉन्टिन्यूसली कमेंट बॉक्स में करो इसको, क्योंकि इससे डेली आप लोग के अंदर मोटिवेशन रहेगा। जो कर रहे हैं उसको देखो, अपना शेड्यूल डेली पोस्ट कर रहे हैं और कल का अचीवमेंट भी बता रहे हैं कि कल कितना हम लोगों ने अचीव किया है। बड़ी ईजी चीज़ है देखने में, क्या करना है कमेंट ही तो करना है। लेकिन सोचो कि 1 लाख लोग में से ओनली 2000 लोग कर पा रहे हैं ओनली। समझ रहे हैं आप लोग परसेंटेज क्या है यहाँ पर। तो ये देखो ये वाली कनेक्टिविटी है, मतलब 2% भी लोग जो है उसको ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और यही सिलेक्शन होता है जब फाइनल मेरिट में नाम आता है। तो इसलिए हमेशा आप लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो। अगर कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो रेगुलर करना पड़ता है, डिसिप्लिन में काम करना पड़ता है। और ये लेक्चर जो होता है ना यार, ये लेक्चर एक तरीके से ऐसी चीज़ बना रखी है आप लोगों के लिए, इसको अगर आप लोग ढंग से सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करोगे ना, तो एक ऐसा दिन आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार बहुत कुछ अचीव कर लिया आज के दिन में। तो इसलिए इसको जरूर अच्छे से फॉलो करा करो, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के मन में न रहे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी स्टार्ट की है, ये वो इंसान है जिनको भारत रत्न बन चुके हैं, यानी कि ये हमारे देश के रत्न हैं। तो आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, इनका कम से कम चेहरा दिखते ही आप लोगों को पहचान आना चाहिए, अच्छा यार ये तो वो पर्सनैलिटी है। तो कई सारी करा चुका हूँ, आज और एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोगों के सामने, इनके बारे में बताइए कि इनका नाम क्या है। देखता हूँ कौन कौन से यहाँ पर बताता है, ठीक है। फीडबैक जरूर दे दिया करो। लेक्चर जैसा भी आप लोगों को लगता है अच्छा या फिर बुरा, आप लोग लाइक, डिसलाइक, कमेंट या फिर शेयर कर ये 4 तरीके होते हैं। यूट्यूब को बता सकते हैं कि ये लेक्चर कैसा है, अच्छा या फिर बुरा। उससे यूट्यूब जो है उस लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं, वरना फिर आप लोगों को पता है कैसी कैसी वीडियो वायरल होती हैं और एजुकेशनल वीडियो जो है वो पीछे रह जाती हैं। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस भी चैनल की एजुकेशनल वीडियो देखो उसको लाइक करो, उसके नीचे कमेंट करो और कोशिश करो कि अगर उसने अच्छा पढ़ा रखा है, अच्छी चीज़ें बता रखी हैं, तो उनको शेयर भी करो। तो मैं अपनी वीडियो के लिए नहीं यहाँ पर कि आप लोग SLV चैनल पर ही अपनी वीडियो को यहाँ पर शेयर करना है, नहीं। जिसकी भी वीडियो आप लोग देखते हो, आप लोग अच्छी लगती है, उनको जरूर शेयर किया करो यार। एजुकेशन है उसको बढ़ाओ, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी चीज़ कोई प्रोवाइड करा रहा है। ओके, तो आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ें समझोगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चलोगे। यार ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको पढ़कर अंदर से खुशी फील हुई, आप लोग भी जब जानोगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये आर्टिकल काफ़ी डिटेल में कवर करूँगा, कई सारी बातें आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों ने किस ने सुना है इलोन मस्क के बारे में, कि उनकी एक कंपनी है स्पेस से रिलेटेड जिसका नाम है स्पेस एक्स। ये हो गई उसकी खुद की कंपनी, जो कि एक प्राइवेट पर्सन है, उसके पास में पूरी एक स्पेस की ऐसी कंपनी बन गई है जो कि नासा को टक्कर दे रही है। NASA ये क्या है, ये USA की स्पेस एजेंसी है। जैसे हमारी कंट्री में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO, ठीक है। तो ये हमारी गवर्नमेंट ओन एजेंसी है, जैसे USA की गवर्नमेंट ओन एजेंसी नासा है, हमारी इसरो है। पर लेकिन जैसे USA में आप लोगों को प्राइवेट पर्सन जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर स्पेस के फील्ड में, तो यहाँ पर इनकी नासा के ऊपर जो बर्डन है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट पर्सन आ रहे हैं मार्केट में, प्लेयर एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं वो भी लॉन्च कर रहे हैं बहुत सारे सैटेलाइट और इससे बहुत सारा फायदा देखने को मिल रहा है और कमर्शियली भी इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। तो इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए हमारी कंट्री में इसरो के द्वारा भी यहाँ पर इस चीज़ को बोला गया कि यार हमारे देश में भी कम से कम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा बर्डन जो है वो कहीं ना कहीं इसरो के ऊपर पड़ा रहता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में ये बेसिकली फोकस किया गया कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए, ताकि हमारी कंट्री में अलग अलग कमर्शियल सैटेलाइट जो हैं वो यहाँ पर लॉन्च किए जा सके। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट, इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। अपने ही देश में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये अभी जो लॉन्च यहाँ पर होने जा रहा है, ये स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप लोग GS पेपर 3 के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देश का जो भी कोई पहली चीज़ होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा जिंदगी में, होने कहते हैं कि पहला पहला प्यार। तो कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है तो वो चीज़ आप लोगों को ज़िंदगी में एक नया, एक ऐसी फीलिंग देती है कि वो एक तरीके से दूसरी चीज़ों के लिए भी आप लोगों के लिए मोटिवेशन बन जाती है। कोई आप लोगों ने अचीवमेंट कर लिया, पहला अचीवमेंट, तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भर देगी कि हाँ यार वो चीज़ हम लोगों ने कर रखी है, आगे भी कर लेंगे। तो ये एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये व्हीकल डेवलप कर रही है, एक लॉन्च व्हीकल। हैदराबाद में बेस है यहाँ पर ये, जिसका नाम है स्काई रूट, ठीक है।
तो इंटरेस्टिंग तो मुझे नाम भी लगा इसका, नाम देखो स्काई रूट, यानी कि आसमान भी हो गया और जमीन भी हो गई। ठीक है, तो ऐसा देख सकते हैं कि ये रूट से भी कनेक्ट है और स्काई तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इनके द्वारा विक्रम एस, तो विक्रम एस जो है साराभाई जी के नाम से आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये एक ऐसा पर्टिकुलर फ्लाइट है, देश की ओनली स्पेस फ्लाइट होगी जो कि श्री हरिकोटा से लॉन्च की जाएगी, एक प्राइवेटली ओन कंपनी के द्वारा यहाँ पर ये बनाई जा रही है। 3 सैटेलाइट रहेंगे यहाँ पर इसके अंदर में, जो कि बेसिकली स्टूडेंट्स से रिलेटेड यहाँ पर रहेंगे, बेसिकली स्टूडेंट ऑफ स्पेस किड इंडिया। ये रॉकेट जो है टेक्निकल नोड यहाँ पर मिल चुकी है इन स्पेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये क्या है, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, जब भी कोई काम करना होता है ना, तो आप लोग सिस्टमेटिक वे में कुछ ऐसा सोचते हैं कि अच्छा इस चीज़ को लेकर आगे चलना है, तो यहाँ पर उसके लिए आप एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक एक अरेंजमेंट करते हैं, तो वो यही अरेंजमेंट है। मान लीजिए आप लोगों को आज की डेट में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पहले आप लोग उसके बेसिक्स देखोगे, यार ये बिजनेस कैसे है, इसको आगे लेकर कैसे चलना है, और उन पॉइंट्स के ऊपर आप लोग अपना काम करना स्टार्ट करोगे। तो वो पॉइंट्स जो इकट्ठे किए जाते हैं कि अच्छा इस बिजनेस को ऐसे लेकर चलना है, वो काम किया गया इन स्पेस के द्वारा। इन स्पेस ताजी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, कि बस से नहीं हुई है, अभी ताजी है, ताजी रोटी है अभी हमारी। तो इन स्पेस जो है ये हमारी कंट्री में अनाउंस किया गया जून 2020 में, ताकि एक सिंगल विंडो नोडल एजेंसी बनाई जा सके, मतलब एक ऐसी एजेंसी बनाई जा सके अगर किसी को स्पेस के फील्ड में आकर कोई भी किसी भी तरीके से अपना लॉन्च करना है, तो यहाँ से आसानी से उसको क्लियरेंस मिल सके। और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में, डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पेस फॉर प्रमोशन एनकरेजमेंट, कि लोगों को एनकरेज किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके स्पेस की एक्टिविटीज़ को, तो यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर सकें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने भी बोला यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेगी। तो इन डायरेक्ट वे में आप लोग बोले तो इसरो की एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि प्राइवेट एंटिटी को सपोर्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर सिस्टम बनाया गया कि भाई साहब हम तो लॉन्च कर ही रहे हैं, पर लेकिन इतना सारा बर्डन हमारे ऊपर रहता है कि क्या क्या लॉन्च करें, कहाँ कहाँ पर हम लोग लग रहे हैं, और कई बार फंडिंग में नहीं मिल पाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में इतनी फंडिंग भी नहीं होती कई बार। पर लेकिन अगर जैसे कि आज की डेट में अदानी हो गए, अंबानी हो गए, अगर ये काम करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आसानी से अगर काम करें, और इनके पास भी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए डिफेंस के फील्ड में भी आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टाटा काफ़ी लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर अपने ही देश में अपना ही इन्वेस्टमेंट, अपना ही प्रोडक्ट बनाएंगे, अपने ही लोगों को जॉब देंगे, अपने ही आप यूटिलाइज करेंगे, बाहर के ऊपर डिपेंडेंसी ही नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक मतलब कई बार ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो कि थोड़ा सा, हालांकि मैं बोलने में थोड़ा सा झिझक रहा हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं कि क्या बोल दिया, तो एक ऐसा शब्द था जो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। हालांकि ऐसा होता है कि टाइम पर आकर चीज़ों को छोड़कर भाग जाना, ठीक है। तो लोकल भाषा में कई बार आप लोगों ने बुजुर्गों से सुना होगा कि बखत के टाइम पर कुतिया हगाई, ऐसा कुछ शब्द सुना आप लोगों ने। ये बड़ा ही मतलब सुनने में बड़ा टफ सा शब्द लगता है, डिटेटिंग सा, पर इसका मतलब ये होता है कि उस टाइम पर लोग जो हैं वो चीज़ों को छोड़कर भाग जाते हैं जब उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं आज की डेट में जिनको जिनकी हमको रिक्वायरमेंट थी, पर टाइम पर उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। तो अगर खुद की चीज़ें होंगी तो अपनी चीज़ को कैसे भी यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं। तो वही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर टेक्निकल जो एक्सपर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्पेस एक्टिविटीज़ के, और कैसे सेफली हम लोग को ये चीज़ें आगे लेकर चलनी है वो रहेगा। मेंबर कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यहाँ पर काम करनी स्टार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सारी एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि बहुत अच्छे लेवल पर चीज़ों को आगे लेकर जाएगी। तो यहाँ पर जो ये विक्रम एस जो ये सिस्टम आ रहा है आप लोगों के सामने, ये फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप रॉकेट है और लॉन्च होने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक अचीवमेंट हो गया यहाँ पर कि इस तरीके से हम लोगों ने एक व्हीकल डेवलप किया। तो इसलिए इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। नाम क्या है इसका? तो ये है बेसिकली विक्रम एस। दूसरा इंपॉर्टेंट, कौन सी कंपनी इसको लॉन्च कर रही है? तो ये है स्काई रूट एरोस्पेस। कहाँ की है ये कंपनी? ये एक हैदराबाद की कंपनी आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो ये एक तरीका प्रारंभ मिशन है, यानी कि स्टार्ट किया जा रहा है ये प्रारंभ मिशन, और इसी के साथ में जो विक्रम एस रॉकेट ये डेवलप किए गए हैं इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के द्वारा। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जो इन स्पेस जो वर्ड यूज किया ना मैंने यहाँ पर, ये इन स्पेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी प्राइवेट वाला आता है अपना सैटेलाइट को लॉन्च करना, तो उसको सपोर्ट किया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा, और उसके लिए ऑथोरिटी भी उसको दी जाएगी कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो। और कहीं ना कहीं जो ये सिस्टम स्टार्ट किया गया, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, इसका जो नाम ये विक्रम एस जो रखा गया है,
तो विक्रम साराभाई जो कि इस स्पेस प्रोग्राम में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने इसकी नींव रखी और जिसके ऊपर आज के डेट में हमारा इसरो टिका हुआ है, तो उस पर्सनैलिटी के नाम पर विक्रम एस इसका नाम रखा गया है। तो प्रारंभ मिशन का जो एम है वो यही है कि स्पेस के फील्ड में आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर ये इस तरीके से सैटेलाइट वगैरह जो है लॉन्च किए जा सकें, और ओनली अपने नहीं दूसरे के भी, दूसरी कंट्रीज के भी सैटेलाइट जो है यहाँ पर ये प्राइवेट वाले लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। तो आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया के इलोन मस्क जो है वो यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं। तो ये मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं इससे आप लोग समझ पाएंगे कि हम लोग जो है चीजों को काफी आगे लेकर चल पाएंगे। जब कोई ऐसी चीज रहती है ना, उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहता है कि हाँ प्राइवेट ओन जो पर्सन है वो यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फंड की कमी नहीं होगी कम से कम, जो नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। आप लोग ही क्या राय इसके बारे में आप लोग जरूर बताइए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक सैटेलाइट के बारे में बात करी जो किसका नाम देखा, किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, इसी के साथ में वो कमर्शियल है या फिर प्राइवेटली सैटेलाइट है। इसी के साथ में जो इन स्पेस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है, क्यों स्टैब्लिश की गई, क्या पर्टिकुलर काम कर रही है और कब इसका बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, कब करने के बाद में क्या क्या काम इसके द्वारा किया गया, तो सारी चीजें आप लोगों के सामने। ठीक है, कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों ने ढंग से सुना होगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने कौन बनेगा करोड़पति सेशन लेकर आ रहा हूं। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है इन स्पेस के बारे में। इन स्पेस के बारे में अच्छी बात है कि करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट पूछते तो आप लोग कई बार उन्हें कहते एक तरीके से वो भूंदिया आ जाते हैं, पता नहीं क्या बोल दिया इसको इन स्पेस, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग लिखिएगा, इसको पता होना चाहिए आप लोगों को। बोला गया कि स्टैब्लिश की गई थी, अनाउंस की गई थी जून 2020 में। ये काफी इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो कि सिंगल विंडो नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आप लोगों को प्रमोशन, एनकरेजमेंट, रेगुलेशन, स्पेस एक्टिविटीज का करता हुआ नजर आती है, जो बेसिकली यहाँ पर एक गवर्नमेंट एंटिटी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर ये फैसिलिटी यूज की जाती है, बेसिकली यूज की जा रही है इसरो की फैसिलिटी बाय प्राइवेट एंटिटीज। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप लोग समझिएगा कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि बोला गया ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। थोड़े से भी ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर, ये बेसिकली बड़ा ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है इट ऑल्सो फैसिलिटेट द यूज ऑफ इसरो फैसिलिटी बाय द प्राइवेट एंटिटी, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये तो स्टेटमेंट सही होगी, पर यहाँ पर बोला गया कि रेगुलेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट एंटिटी, तो यहाँ पर प्राइवेट छोड़ दिया बेसिकली, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन आप लोगों को लगेगा यार बिल्कुल तो सही है, हम तो बिल्कुल सही पढ़ के लगा के आए थे आंसर, लेकिन वहां पर आप लोग गलत कर बैठोगे। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर यहां पर बी हो गया। तो क्या हुआ आंसर यहां पर, आंसर यहां पर आप लोग को बी देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस तरीके से आप लोग टॉपिक को तैयार करो कि कोई भी कंफ्यूजन माइंड में आप लोग के देखने को न मिले। बाकी एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर पोस्ट करूंगा टेलीग्राम पर आंसर राइटिंग के लिए इस टॉपिक से, जो कि आप लोगों के लिए बन सकता है। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं जैसे कि द ग्रोइंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस डिमांड इंडिया टू मूव क्विकली टुवर्ड ए न्यू मॉडल फॉर इंडियन स्पेस एक्टिविटीज। तो आप लोग को एक्सप्लेन करना है उसको। पीपीटी में मैं लगा नहीं पाया उसको, मतलब एक तरीके से सेव नहीं हुआ। आई थिंक लगाया तो था मैंने लेकिन वो सेव नहीं हो पाया। ठीक है, ये पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों का आंसर राइटिंग का भी हो जाएगा। तो इससे आप लोग क्या करेंगे, इससे एक अच्छी पकड़ इस टॉपिक के ऊपर बना पाएंगे। आंसर राइटिंग जब आप लोग करते हैं ना, आप लोगों को अपने माइंड में चर्निंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। तो आंसर राइटिंग आप लोगों की प्रिपरेशन को एक नए, उन्हें कहते हैं कि 4 चांद लगा देता है। तो आंसर राइटिंग इसलिए बेहतरीन होती है। तो हमेशा आंसर राइटिंग में पार्टिसिपेट किया करो, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप लोगों के अंदर आएगी। स्टार्टिंग में तो लगता है यार कितना टफ काम है, पर लेकिन जब लिखना स्टार्ट करोगे ना, फिर आप लोग रिजल्ट देखना झूमने लगोगे जब आप लोग एक बार उसके ऊपर कमांड कर लोगे, और मजा भी आएगा। और ये आंसर राइटिंग यानी कि आंसर राइटिंग ही करनी है। आप लोग अपनी जिंदगी में जो चल रहा है उसको भी शब्दों में उकेरने की कोशिश किया करो, वहां से आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा इन चीजों को ऐसे किया जाता है। फिर देखना कि रिजल्ट कितना शानदार आता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट डे है आप लोगों के सामने, जो कि है यहाँ पर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो ऐसा डे भी आप लोगों से कई बार यहाँ पर बेसिकली अगर साइंस के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, तो आप लोग यहाँ पर आप लोगों को थीम के तौर पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि साइंस जो है वो हमारी लाइफ में हर दिन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि हमारी लाइफ का पार्ट है। कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं साइंस आप लोग यूज कर रहे हैं। तो बात की जा रही है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो इसके लिए अगर सीधा साधा उदाहरण देखो ना, किसी भी देश की जो स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारी देश की इसरो हो गई, तो ये पीस और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो
तो ये जो डे है ये 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हाईलाइट किया जा सके कि साइंस का रोल क्या है सोसाइटी के अंदर में। ये लेक्चर जो देख रहे हैं ना, ये साइंस का एक नमूना है कि मैं बैठा हुआ देश के किसी कोने में, पूरे देश में अलग अलग एरिया में बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ। तो ये साइंस का एक जीता जागता उदाहरण है। इंटरनेट आप लोगों के सामने, मोबाइल आप लोगों के सामने, ये सारे साइंस के जीते जाते उदाहरण है जो कि आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर सोसाइटी पर किस तरीके से साइंस का जो है रोल रहता है, इंपैक्ट पड़ता है, और इसी के साथ में नीड है एनकरेज करने की ताकि इनके ऊपर लोग जो हैं वो एक तरीके से डिबेट करें, क्या सही है और क्या गलत है, इसको समझें। जिंदगी में ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो इससे लोगों का साइंटिफिक टेम्पर जनरेट होगा। साइंटिफिक टेम्पर मतलब लोग जो है ये चीज समझ पाएंगे कि अच्छा ये चीज ये सही है और ये चीज जो है ये गलत है। इससे एक तरीके से साइंस और डे बाय डे की लाइफ में जो इंपॉर्टेंस है साइंस की और जो रिलीवेंस है वो भी वो समझ पाएंगे। देखिए लोग ना जब साइंटिफिक तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आप लोगों को एक बात समझ में आएगी यहाँ पर कि कहीं ना कहीं लोग जो है अच्छे डिसीजन भी लेने लगते हैं। उनको सही और गलत में डिफरेंस नजर आने लगता है, और जिस दिन ये डिफरेंस लोग समझना स्टार्ट कर देते हैं उस दिन इनडायरेक्ट वे में देश की ग्रोथ होने लगती है यार, अपना देश आगे बढ़ने लगता है। तो क्यों ना एक एक लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरीके से हम लोग पैटर्न में लेकर आए और उनको आगे लेकर हम लोग चल पाएंगे। तो बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम रखी गई है यहाँ पर। यानी कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यहाँ पर टोटल मिलाकर 17 है, इनके अंदर हम लोग साइंस को कैसे यूज कर सकते हैं ताकि जो ये प्रॉब्लम है, इनडायरेक्ट में बोला जाए तो ये गोल नहीं है, ये प्रॉब्लम है और इनका सॉल्यूशन निकालना है। जैसे कि गरीबी को मिटाना है, भुखमरी को मिटाना है, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए लोगों के पास में, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, सोसाइटी में जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है, ये 17 प्रॉब्लम है और इसके अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम निहित हैं। उनको कैसे मिटा सकते हैं, तो साइंस अगर यूज करेंगे बहुत सारी चीजें हम लोग सुधार सकते हैं। जैसे भी बोला, साइंस का यूज करके हम लोग अच्छी खेती बाड़ी कर सकते हैं। उससे अच्छी खेती बाड़ी करेंगे तो क्या होगा, हम लोग अच्छे से लोगों को खाना प्रोवाइड करा सकते हैं। साइंस का यूज करके कहीं पर भी बैठे हुए किसी भी इंसान का इलाज किया जा सकता है। आज की डेट में ऑनलाइन आप लोग देखते हैं, आज के डेट में एजुकेशन तो आप लोग खुद ही यहाँ पर फील कर रहे हैं। कहीं पर भी बैठकर किसी भी इंसान को, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि विदेशों में भी लोग जो हैं वो लेक्चर देख रहे हैं। जैसा मैंने कई बार आप लोगों को शेयर किया, अलग अलग जगह बैठे हुए आज भी जो हैं हमारे देश के लोग जो हैं वो यहाँ पर लेक्चर देख रहे हैं, और इवन बाहर के भी लोग यहाँ पर लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सुधरती हुई नजर आएगी अगर साइंटिफिक तरीके से हम लोग चीज़ों को लेकर चलें। तो ये है बेसिक डे। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। बड़ा ही बेहतरीन यहाँ पर ये टॉपिक आप लोगों के लिए हो सकता है। इसके ऊपर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, और क्वेश्चन भी बने उसी के साथ में आप लोगों से यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आंसर राइटिंग के लिए भी। तो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ताकि चीज़ों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं, और इसी के साथ में कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की ताकि आप लोग चीज़ों के साथ में कनेक्ट हो अच्छे से। ये जो टॉपिक है पॉलिटी के अंदर जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बात की जा रही है कि आफ्टर 2.5 ईयर यहाँ पर गैप के बाद में 22वां लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऋतुराज अवस्थी जो है वो यहाँ पर इसको हेड करेंगे, यानी कि 22वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को जो हेड करेंगे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा ऋतुराज अवस्थी। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ऋतुराज अवस्थी जो है वो कौन है और रिसेंटली अभी न्यूज में क्यों है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बने तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना है। ठीक है, अब पहले मैं आप लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूं लॉ कमीशन के बारे में, फिर आप लोगों को कई सारी चीजें और भी जानने को मिलेगी। वैसे यहाँ पर इन सब चीजों का जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर अभी जो अनाउंस कर दिया गया था, आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो कई सारे ट्वीट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। किरण रिजिजू जी के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर अपॉइंट किए जा रहे ऋतुराज रिटायर्ड हाईकोर्ट के जो जज हैं एज ए चेयरपर्सन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, और इसी के साथ में कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो यहाँ पर और भी हैं वो यहाँ पर इसके मेंबर होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आप लोगों से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर बात करूंगा जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ये बेसिकली यहाँ पर एक कैसी बॉडी है, यानी कि ये संवैधानिक बॉडी है, ये एक बेसिकली यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर यहाँ पर ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। संवैधानिक बॉडी कौन सी होती है? संवैधानिक बॉडी वो होती है जो कि या तो संविधान में ओरिजिनली थी, यानी कि स्टार्टिंग से ही संविधान में थी, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, या फिर उसको बाद में ऐड किया गया है, जैसे पंचायती राज सिस्टम हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया। तो ये पता होना चाहिए कि ये कैसी बॉडी है, तो संवैधानिक है या फिर यहाँ पर बेसिकली ये नॉन संवैधानिक या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जिसको कानून बनाकर पार्लियामेंट में पास कर बनाया जाता है।
अब पार्लियामेंट में लॉ बनाया गया और पास कर कर संविधान में ऐड कर दिया गया, तो यहां पर वो बॉडी हो गई, ठीक है। हालांकि ये बॉडी ऐसी भी होती है कई सारी जो संविधान में, जिनके बारे में जैसे कि पार्लियामेंट में पास कर कर यहां पर कानून बनाया गया पंचायती राज सिस्टम का, पर लेकिन ये संवैधानिक बॉडी क्यों होगी कि संविधान के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे कानून के थ्रू बनाई गई है, पर लेकिन संवैधानिक होगी, संविधान में लिखा हुआ है। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जिनके बारे में संविधान में नहीं लिखा होता है, ठीक है, तो वो बनाई जाती है कानून पास करके ही, पर लेकिन संविधान में उनके बारे में कुछ नहीं लिखा होता है। और नेक्स्ट होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ना तो उनके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, ना पार्लियामेंट में पास कर कर लॉ बनाया गया है। अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 22वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो सीधी सीधी बात हो गई कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, हमारी कंट्री में एक फिक्स टेन्योर के लिए यहां पर इनको रखा जाता है, और ये काम क्या करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है यानी कि कानून की जो मिनिस्ट्री है उसको यहां पर ये एडवाइस करते हैं, यानी कि भाई साहब ये पुराने कानून हो चुके हैं, इनको निकाल कर फेंको, अंग्रेजों के जमाने के क्या कानून लिए घूम रहे हो तुम, ठीक है, मैं काले ने ये कर दिया और टैकाले ने ये कर दिया, अब तक लिए घूम रहे हो यार, फेंको इनको डस्टबिन में, नए बनाओ अपने एक सिरे से। वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्राइमरली जो है यहाँ पर एक तरीके से लीगल एक्सपर्ट होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा हाई कोर्ट के जो बेसिकली कनेक्टेड जज हैं यहाँ पर ये, और फर्स्ट जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो था वो हमारे देश में 1955 में आया था निकलकर, ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो 1955 में आया था। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिनका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। नाम याद रखने के लिए आप लोग MC स्क्वायर के नाम से याद रख लेना, ठीक है। कौन MC स्क्वायर पता है ना? अभी जो नए चैंपियन बन के आए, नए आप लोगों को मिल गए, निकले नया लड़का मिल गया आप लोगों को, तो एक तरीके से क्या ही बोलूँ, बस चलिए आप लोग सभी जानते हैं। यहाँ पर इनका नाम रखिएगा MC सितलवाड़, ठीक है। तो इनका नाम MC सितलवाड़ था, MC स्क्वायर के नाम से आप लोग याद रखते हैं। ये फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थे यहाँ पर, जिनके द्वारा चेयर किया गया। लॉ मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर, इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर ये एक तरीके से लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा इनिशिएट किया जाता है ताकि एक ऐसा कमीशन बनाया जा सके। और हमेशा याद रखना, कमीशन जो होता है और काउंसिल में एक डिफरेंस होता है। कोई पूछ लेना कमीशन और काउंसिल में क्या डिफरेंस होता है। कमीशन एक अपॉइंटेड बॉडी होता है और काउंसिल जो होती है वो एक इलेक्टेड बॉडी होती है, यानी कि जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो इलेक्शन के थ्रू यहाँ पर आप लोगों को बॉडी बनती हुई नजर आती है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अक्सर काउंसिल को कमीशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है ताकि उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखा जा सके। ये कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे कानून होने चाहिए, पुराने हैं इनको निकाल कर फेंक दो, नए ये बना दो आप लोग। पर लेकिन जो रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है, यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो उसको मान ले और गवर्नमेंट ना चाहे तो उसको न माने, यानी कि ये सारी बातें आप लोग को गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी कि गवर्नमेंट को उसको मानना है या फिर गवर्नमेंट को उसको नहीं मानना है। गवर्नमेंट को फोर्स नहीं किया जाएगा ये सारी चीजें करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। कमीशन जो है नॉर्मली 3 साल के लिए यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर इसके द्वारा अब तक का 277 के करीब रिपोर्ट जो है वो अपनी प्रस्तुत की जा चुकी है टाइम टू टाइम, अगर आप लोग ध्यान रखोगे। यानी कि कहने का मतलब है कि बहुत सारी रिपोर्ट जो है यहाँ पर दी जाती है, जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आती है। और अभी जो लास्ट हमारी कंट्री में लॉ कमीशन थे उनका नाम था BS चौहान, ठीक है। तो BSc आप लोग याद रखना। तो BS चौहान जो है यहाँ पर वो अभी लास्ट थे हमारे, जो कि यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिले। और इसी के साथ में यहाँ पर जो इसके अंदर में आप लोगों को कौन कौन कंपोजिशन रहती है आप लोग याद रखते हैं। इसके अंदर में आप लोगों को एक तो चेयरपर्सन रहेंगे और 4 आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को फुल टाइम मेंबर इंक्लूडिंग जो मेंबर सेक्रेटरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में रहते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर लॉ एंड लेजिस्लेटिव जो सेक्रेटरीज रहते हैं लॉ मिनिस्ट्री के, वो यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर, यानी कि जैसे आप लोग जैसे एक तरीके से सेक्रेटरी बन गए मान लीजिए आप लोग किसी मिनिस्ट्री के अंडर में, तो यहाँ पर आप लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब होता है कि वो पोस्ट मिल गई तो ये पोस्ट आप लोगों को रूंगे मिल जाएगी। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि शादी हो, वो जॉब लग जाए, शादी तो एकदम बस फिर हो ही जानी है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में याद रखिएगा। इसके जो इसमें जो आप लोगों को बेसिकली पर्सन देखने को मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो इस कमीशन को हेडेड करते हैं, यानी कि या तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे या फिर यहाँ पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, वो यहाँ पर इसको हेड करेंगे। तो ये पर्टिकुलर बॉडी के बारे में भी पूछा जाए आप लोगों से, ये याद रखिएगा। पूरा मुद्दा क्या रहता है, मुद्दा सीधा ये रहता है कि कैसे यहाँ पर चीजों को आगे लेकर चलना है। देश में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उनके अंदर इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। जैसे डेथ पेनल्टी के ऊपर पूछा आप लोगों से कौन सी रिपोर्ट दी गई थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो 262 रिपोर्ट जो है वो डेथ पेनल्टी के ऊपर दी गई कि डेथ पेनल्टी को अबोलिश कर देना चाहिए।
कुछ क्राइम को छोड़कर, जैसे टेररिज्म हो गया, ठीक है, वॉर अगेंस्ट स्टेट यानी कि देश के खिलाफ कोई ऐसी हरकतें करे, उनमें छोड़कर डेथ पेनल्टी जो है उसको अबोलिश करना चाहिए। 262वीं रिपोर्ट है, तो डेथ पेनल्टी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये रिपोर्ट आप लोग मेंशन कर सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट जो रिप्लेस किया गया यहां पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 का, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में आर्टिकल डिस्कस किया था, वो यहां पर रिकमेंडेशन दी जाती है इनके द्वारा, ठीक है, लॉ कमीशन के द्वारा कि ऐसा कुछ करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप लोगों को पता है कितने लार्ज स्केल पर बातें की जा रही है आज के डेट में देश के अंदर में, वो लॉ कमीशन रिकमेंड कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल यानी कि किस अनुच्छेद के अंदर में आता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं, आर्टिकल 44 के अंदर आता है। अब इतना बता दीजिए, एक आसान सा क्वेश्चन पूछूंगा, इससे भी आसान होगा ये फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है, फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में आता है, या फिर डीपीएसपी के अंदर में आता है इतना फिद्दी क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, पता होना चाहिए छोटी बात है। बात करें यहां पर लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन के बारे में कि कैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन देश के अंदर में होने चाहिए, ये भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी हमारी कंट्री में कमीशन के द्वारा। तो यानी कि कमीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछे हमारी कंट्री में लॉ कमीशन के बारे में, तो बेसिक बातें मैंने सारी आप लोगों को बता दी, और जो भी बातें हैं वो सारी पीपीटी की फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करोगे तो सारी चीजें मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा और फिर आंसर राइटिंग का देखेंगे, तो कौन बनेगा करोड़पति सेशन है आप लोगों के सामने। अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और फिर बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक बॉडी है, पहले ही हो गया जयराम जी की समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो कैसी बॉडी बताइए। ओरिजिनली 1955 में बनाई गई थी यहाँ पर, और इसके द्वारा एवरी 3 ईयर रिक्वायरमेंट कैसी है उसके हिसाब से यहाँ पर इसको बनाया जाता है। लास्ट लॉ कमीशन जो थे यहाँ पर जस्टिस BS चौहान थे यहाँ पर, जिनके द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई थी कई सारे इश्यूज के ऊपर, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबोव, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है यहाँ पर, जिसके चलते आप लोग यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, एक तरीके से आप लोग सही आंसर दे पाओगे। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट ओनली इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बाकी 3 साल में यहाँ पर बनाया जाता है जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, वो सारी बातें आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो एवरी 3 ईयर यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग देखिए। बाकी यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बात की जा रही है कि इंडिया डज नॉट हैव ए डेफिशिट्स ऑफ लॉज, यानी कि कानून या फिर रूल की कोई कमी नहीं है देश के अंदर में, हमारे पास में बहुत सारे हैं, इनको आप लोग क्रिटिकली एनालाइज करना है। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं, वही काम जो है यहाँ पर हमारे लोकपाल कर रहे हैं, वही काम जो है CVC कर रहे हैं, वही काम जो है CBI कर रहे हैं, ओवरलैपिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कैसे हम लोग को इस चीज को टैकल करना है, इसके ऊपर भी हम लोग काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो काफी बेसिक सी स्टेटमेंट सी चीजें हैं। तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करिएगा। जो भी अटेम्प्ट करेगा आप लोग, ऐसा नहीं कि जो आर्टिकल मैं पढ़ाता हूं उसी को लेकर अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने जो पढ़ रखा है, समझ रखा है, कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में, उसको लेकर भी आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक था, पूरा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आप लोगों का यहाँ पर तैयार हो गया। अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि नॉर्मली अगर बात करें, ऐसे कई सारे आर्टिकल आप लोगों को इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और ये आर्टिकल PIB के अंदर भी काफी अच्छे से कवर किया गया है। तो जहां जहां पर भी जो इंपॉर्टेंट सोर्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, और जहां जहां से भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर हैं वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। अभी हमारा देश जो है कोविड-19 के टाइम पर कई सारी प्रॉब्लम फेस करता हुआ आगे बढ़ा। कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों ने अच्छी की, जैसे कि हम लोगों ने खुद अपनी कंट्री में दवाइयाँ डेवलप करने स्टार्ट कर दिया, और दूसरी कंट्री को भी ले जाकर हम लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया। तो हमारी कंट्री में आने वाले टाइम पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि दुनिया में टॉप पर हम लोग पहुंचने वाले हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो हमारी कंट्री में सारी चीज़ें हमारी कंट्री की होनी चाहिए, ताकि दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी न रहे। तो उसी के ऊपर काम करने की बात की जा रही है। तो अभी हमारी कंट्री में बात की जा रही है कि जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। और ये डॉक्टर जो मनसुख मांडविया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनके द्वारा ये बोला गया जो कंपनी से कि वो आगे निकल कर आए और इस एरिया में अच्छे से काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 2 और जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है उससे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हम लोग कैसे अपनी कंट्री में जो है आज की डेट में जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं दवाइयों की। और दवाइयाँ जो हैं वो हमारी लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट भी हो चुकी हैं।
हर एक इंसान जो है आज के डेट में कोई ना कोई दवाई खा रहा है। आप लोग अपने घर पर आसपास में देख सकते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर भी कोई ना कोई दवाई के ऊपर डिपेंडेंट हो। कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारी परमानेंट दवाई खाने लग जाते हैं, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, या फिर इसके अलावा कई भी और ऐसी क्रोनिक डिजीज होती है जो चलती रहती है लोगों की। कई सारी स्किन की बीमारी कई सारे लोगों को होती है, उसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग की दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हैं यहाँ पर। तो क्यों ना हम लोग अपने ही देश में सारी दवाइयाँ बनाएं और अच्छे लेवल पर काम किया जाए और लोगों को हेल्थ के मामले में भी आगे लेकर चलें। तो उसी के ऊपर यहाँ पर अभी जो एक पर्टिकुलर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं स्कीम स्ट्रेंथन करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल जो यहाँ पर कन्वेंशन है सेंटर कहाँ पर न्यू दिल्ली के अंदर में, यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है मनसुख मांडविया साहब के पास में वो दो है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अभी कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों से बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल होगी और डायरेक्ट आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को बढ़ाना है। ये तो आप लोगों को पता है कि अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, पर लेकिन अच्छे मार्क्स आएंगे कैसे? जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जब आप लोग एनसीईआरटीज पढ़ोगे, आप लोग अपना बेसिक क्लियर करोगे, अपना सिलेबस उठाकर देखोगे, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे, तो तब जाकर आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रखे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रखे हैं, तभी आप लोग उनको अटेम्प्ट करके आगे बढ़ पाओगे। तो ये क्राइटेरिया आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा, तभी सिचुएशन को आप लोग हैंडल अच्छे से कर पाओगे। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, जो बातें बोली जा रही है उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, तभी रिजल्ट निकलता हुआ नजर आएगा। जैसे हमारे देश में बात करें कैसे हम लोग अपनी कंट्री में एक ढांचागत विकास कर सकते हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री में कैसे रिवोल्यूशन हम लोग ला सकते हैं। तो आज की डेट में जो भी हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो प्लांट्स में हम लोग इनको बना रहे हैं, क्या क्या हम लोग आज के डेट में चीजें लेकर चल रहे हैं, क्या क्या हम लोग पावर स्टीम लेकर चल रहे हैं, उनमें सब में चेंज आप लोगों को लाना पड़ेगा। अगर ड्रग पार्क हम लोग बनाए वहां पर, यानी कि वहीं पर ही दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, वहीं पर ही उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए कई अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जा रही है, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो भी वहां पर कम की जा सकती है। आप लोग ऐसे सोचिए, मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, ठीक है, वो इंडस्ट्री जो है वो ब्रेड बनाती है, यानी कि एक तरीके से वो ब्रेड का काम करती है, पर लेकिन जिस एरिया में वो इंडस्ट्री लगी हुई है वहां पर आसपास में कोई भी गेहूं की खेती नहीं करता है, यानी कि कोई भी वहां पर वीट नहीं उगाता है। तो उस इंडस्ट्री के अंडर में पहले तो रॉ मटेरियल जो कि वीट है वो लाने के लिए हम लोग को दूर से काम करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर काम होगा। पर लेकिन सोचो वो इंडस्ट्री ऐसे एरिया में लगा दी जहां पर वीट जो है उसकी भरमार होती है, यानी कि गेहूं जो है काफी मात्रा में उगाया जाता है, तो इस इंडस्ट्री से आसानी से काम कराया जा सकता है। तो इसी तरीके से बात की जा रही है कि कैसे आप लोग इस तरीके का सिचुएशन डेवलप करो ताकि आसानी से वहां पर काम हो सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही है, और इसी के साथ में ग्लोबल लेवल पर भी सपोर्ट प्रोवाइड करा जा रहा है, इंसेंटिव देने की बात की जा रही है, ताकि दो चीजों पर फोकस किया जा सके, एक तो है क्वालिटी और दूसरी है कॉस्ट। अगर बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है, अगर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं और अच्छी क्वालिटी की दवाई और अच्छी एक तरीके से कॉस्ट रहे, अच्छी कॉस्ट का मतलब सब लोग उसको खरीद सकें, ऐसा नहीं कि ऐसी महंगी दवाई है कि कुछ ही लोग उसको खरीद पा रहे हैं, तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो यानी कि जैसे मैं बोलता हूं एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एक तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए और दूसरी अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो यानी कि ये दोनों चीजें जब मिल जाएंगी तब यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि अच्छी एजुकेशन है, और इसका सर्टिफिकेशन यहां पर दिया जा रहा है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, जिसको डब्ल्यूएचओ जीएमपी बोला गया है। तो ये सर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो जिससे यहां पर चीजें सुधर सकती हैं। तो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करके इस पर्टिकुलर सेक्टर में कैसे फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है अच्छे लेवल पर यहां पर। इसके चलते सिडबी जो कि यहां पर आगे आ रहा है, एक कंसल्टेशन के रूप पर स्कीम को कैसे लेकर चलना है, तो ये भी काम किया जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग काम करना चाहते हैं अच्छे लेवल पर, तो हम लोग को प्रॉपर एक प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो कि हमारी कंट्री में लाई गई है, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए। ये क्या होते हैं अभी समझिए थोड़ा सा। आज की डेट में आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कोई दवाई ले ली जैसे डोलो जो है वो किस तरीके कौन कौन से प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है, वो सारा का सारा मैक्सिमम रॉ मटेरियल जो है हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। कई बार चाइना जैसी कंट्री से हम लोग ये सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, पर लेकिन अपनी ही कंट्री में अगर हम लोग यहाँ पर ये चीजें बनाने लगे तो मेक इन इंडिया, हम लोग इंपोर्ट का जो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास में होना चाहिए, अपनी ही कंट्री से हम लोग एक्सपोर्ट करें, ठीक है, ड्रग्स की सिक्योरिटी अपनी ही कंट्री में हम लोग रखें, बाहर की कंट्री के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी न रहे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर यह कि अपने ही देश में बनाई गई दवाइयाँ जो है हम लोग अपने ही रॉ मटेरियल से बनाएं, अपने ही देश से मैन्युफैक्चर करके अपनी कंट्री को एक मैन्युफैक्चरिंग हब हम लोग बनाएं।
तो इसके लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ पर करा रही है, इंसेंटिव यहाँ पर दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चलते काफी फायदा देखने को मिलेगा और इसके चलते आने वाले टाइम पे जिस तरीके से जब छूट मिलती है तो इंसान को और काम करने का मन करता है। आप लोग ये सोचो कि एक किसान है, खेतों में उसको गेहूं उगाने हैं, वीट उसको उगाने हैं, और गवर्नमेंट ने बोला कि नॉर्मली तुमका वीट उगाने का जो किराया है, मतलब जो खर्चा है तुम्हारा, वो 500 रुपये पड़ रहा है, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हम तुमको यहाँ पर 200 रुपये जो है हम दे दें और 300 रुपये तुम लगाओ, तो यहाँ पर कैसा रहेगा? तो किसान का और मनोबल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मान लीजिए 5,000 है और गवर्नमेंट बोलने लगे 2,000 हम देंगे तुमको, ठीक है, तो किसान जो है वो खुशी खुशी वहां पर काम करेगा। पर लेकिन अगर सारा का सारा किसान ही लगा रहा है वहां पर, और ऊपर से जब बेच रहा है उसको मार्केट में जाकर तो 4,000 का बेचा जा रहा है, तो यानी कि 1,000 रुपये का उसको नुकसान हो गया। नेक्स्ट टाइम किसान खेतों में उगाएगा क्या? उसको उगाने का ही नहीं है। किसानों ने खेतों में गेहूं उगाना बंद कर दिया, हमारी कंट्री जो है वो इंपोर्ट करने लगेगी गेहूं। सोचो कितनी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। तो सेम काम आप लोग यहां पर दवाई के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में काम किया जाए। और इसके चलते जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, जिसको एमएसएमई आप लोग बोलते हैं, एमएसएमई बेसिकली होता क्या है, इसके लिए डेफिनेशन है आप लोगों के सामने यहाँ पर। पहले इसकी डेफिनेशन थी, अब फिलहाल डेफिनेशन जो इसकी रिवाइज कर दी गई है, ठीक है। पहले ये पुरानी डेफिनेशन हुआ करती थी, अब फिलहाल ये डेफिनेशन है जो कि रिवाइज। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को एक जगह ला दिया गया है, पहले वहां पर ये अलग अलग हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में अब यहाँ पर क्या किया है कि इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा आप लोगों को देखने को मिला है और टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक का, तो ये माइक्रो में आ गया। अगर यहाँ पर 10 करोड़ और 50 करोड़ है तो ये स्मॉल में आ गया, और 20 करोड़ और 100 करोड़ है तो यहाँ पर ये आप लोगों को मीडियम में देखने को मिलेगा। तो इस एरिया में अगर हम लोग यहाँ पर कल कोई इंडस्ट्री काम में लेकर आते हैं, खासकर अगर ये, तो काफी फायदा रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में क्या होगा, इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि जनधन अकाउंट हो गया, ठीक है, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस हो गया, तो यहाँ पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है। तो इसके चलते यहाँ पर और अच्छे से लेवल पे काम करेंगे, मार्केट की एक्सेस लोगों को मिल जाए, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन यहाँ पर हो जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम किया जा रहा है, क्रेडिट जो है वो फैसिलिटी यहाँ पर मिल रही है कि कई सारे तो ये बोल रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि आप लोगों को आराम से लोन मिल जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि सिचुएशन जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ती रहे और हमारी कंट्री में हम लोग खुद अपने देश में इनको मैन्युफैक्चरिंग हब बना ले। और जैसे ही हम लोगों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, अपने देश में हम लोगों ने इंडस्ट्री क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग खुद सोचो कि हमारे ही देश के लोग जो है हमारे ही देश में प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमारे ही देश के लोग खरीद रहे हैं, तो बाहर पैसा जा ही नहीं रहा है, हमारे ही देश में सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो इससे अपने ही देश में आप लोगों को एक शानदार तरीके का ग्रोथ यहां से नजर आएगा और उसी ग्रोथ के ऊपर काम करने की बात यहां पर की जा रही है। तो ये एक ऐसे टॉपिक है यार जिससे आप लोग, ऐसा नहीं कि मैंने तो आप लोगों को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बता दिया, अब किसी भी इंडस्ट्री के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग यहाँ पर ये 5 गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है ये हर एक इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाएंगे जो इस एरिया में आकर काम करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन करना, मार्केट एक्सेस होना, सबको मार्केट चाहिए, ठीक है, सबको सिक्योरिटी चाहिए, सबको क्रेडिट चाहिए, तो ये सब जगह आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं एक पर्टिकुलर मॉडल या फिर खाका तैयार करना और फिर उसी को सेट कर आप लोग अपने आंसर भी लिख सकते हो। तो इस तरीके फ्रेमवर्क आप लोगों को बनाने पड़ेंगे, सारी चीजें रटनी नहीं है, सब चीजें आप लोगों को फ्रेमवर्क में ढाल दोगे तो एग्जाम में बैठकर आसानी से याद आएगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों को ओनली 7 मिनट मिलते हैं लिखने के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर आंसर देने के लिए। उसमें सोचना भी है, समझना भी है, स्ट्रक्चर भी तैयार करना है और लिखना भी है, तो तब जाकर आप लोग यहां पर सिलेक्शन ले पाते हो। तो एक हाई लेवल पर अपने माइंड को आप लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं अच्छे मार्क्स आए आप लोगों के राइटिंग में। और जब तक राइटिंग में मार्क्स नहीं आएंगे तब तक सिलेक्शन का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता है। प्रीलिम्स क्लियर कर लेना कितना भी, सिलेक्शन तभी होगा जब तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना ही पड़ेगा, और कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, ये एक स्किल है जो आप लोगों को आसानी से आराम से डेवलप करनी पड़ेगी। और लिखना स्टार्ट करो जो भी मन में आता है, पहले अपना नॉर्मल तरीके से चीजों को लिखना स्टार्ट करो। पहले तो अपनी बेसिक किताबें खत्म कर लो, जैसे कि एनसीईआरटीज वगैरह हो गई, ठीक है। जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ना स्टार्ट करो उसके बाद में आप लोग थोड़ा सा राइटिंग करना स्टार्ट करो, उससे पहले नहीं कि बस हाँ उठे और राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया। आप लोग कुछ लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि आप लोगों के दिमाग में कोई फोल्डर ही नहीं है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये काफी लंबे समय तक पढ़ी हैं, स्टडी की हैं, तब जाकर आप लोगों को बता पा रहा हूं, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर एक प्रोसीजर से होकर आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, अपने काम को प्रॉपर वे में करना है आप लोगों को। फिर से जो कोई स्कीम है उसके कंपोनेंट है डायरेक्ट यहाँ पर कि एक तो असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है, यहाँ पर कॉमन फैसिलिटी जो है उसके तहत यहाँ पर इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, इसी के साथ में टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन मिले यहाँ पर, जिसको यहाँ पर APICF बोला गया, इसको PIUAS बोला गया, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी, ताकि और अच्छे लेवल पर काम किया जा सके। अवेयरनेस प्रोग्राम रहेंगे, सर्वे और रिपोर्ट वगैरह रहेंगे, तो यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ेगा, तो इससे काफी फायदा देखने को मिलेगा।
सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यहां पर यह है कि अगर बात करें तो आप लोग देखते हैं यहां पर इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर बन जाएगा इस फील्ड में, यानी कि हम लोग जो बाहर से खरीदते थे अब दुनिया को बेचेंगे। सस्टेनेबल ग्रोथ अगर रहेगा यहाँ पर तो ये प्रॉपर पैटर्न वे में इंडस्ट्री बढ़ती नजर आएगी, तो काफी इंप्लीमेंट भी जनरेट होगा। और इसी के साथ में जो डिमांड है वो हम लोग अपनी ही कंट्री में अपने ही इससे कंप्लीट कर पाएंगे, तो काफी अच्छा रहेगा। तो डिमांड के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। रिसर्च और इनोवेशन में भी हम लोग खर्चा करेंगे और फ्यूचरिस्टिक आइडिया आएंगे। कल को चलकर, अभी कोरोना है, कल को मोरोना, टोरोना, गोरोना, पता नहीं क्या क्या आ जाए, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर पाएंगे। तो प्रमोशन ऑफ द बल्क ड्रग पैक जो यहां पर पार्क बनाए जा रहे हैं हमारे देश में, और प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लाई जा रही है, इसके चलते काफी ज्यादा सपोर्ट यहां पर इसको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में अगर बात करें, खासकर कई जगह से एक तरीके से हब बन चुके हैं, जैसे उत्तराखंड के अंदर अगर आप लोग जाएंगे यहाँ पर, तो आप लोग कई सारे एरिया देखने को मिलेंगे। शायद एक बद्दी वाला रीजन है, आई थिंक, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर काफी ज्यादा दवाइयां मैन्युफैक्चर की जाती है। तो हमारे देश में कई सारे ऐसे हब बन रहे हैं जिसमें दवाइयों को मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। तो दवाई के बारे में बात कर ली, एमएसएमई के बारे में बात कर ली, किसके चलते हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या क्या एक इनिशिएटिव है उनके बारे में बात कर ली। तो कल को कोई क्वेश्चन पूछे तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर अब नहीं होना चाहिए। तो पूछे क्या, मैं आप लोगों से पूछूंगा यहाँ पर APICF, PIU, PTUAS और इसी के साथ में PMPDS। तो इसके बारे में, इसके जो एम सबके पूछे गए यहाँ पर, एम क्या है इनका, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन सा पेयर यहां पर करेक्टली मैच है ये आप लोगों को बताना है, 1 2 3 ऑल 3 या फिर नन, तो ये बताना है यहां पर। तो APICF यानी कि एम टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग फार्मास्यूटिकल क्लस्टर कैपेसिटी, PIUAS यानी कि PTUAS यानी कि एम टू फैसिलिटेट द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और यहां पर नेक्स्ट में यहां पर इसमें बोला गया एम टू फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस। तो सही आंसर क्या है? तो इनका सबका आप लोग यहां पर देखते हैं, इनके सबके बारे में डिटेल में आप लोगों को यहां पर बताया। तो इसको स्लाइड को एक बार आप लोग गो थ्रू होइएगा, सारा डिटेल में आप लोगों को यहां पर ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करने हैं कि उसके एंड में जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं उसका आंसर आप लोग दे सको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि ये टॉपिक कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है, और तभी आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे, वरना सारी चीजें सुनोगे और भूल जाओगे। इसीलिए कहता हूं कि उसके टॉपिक के एंड में प्रैक्टिस जरूर किया करो, अगर चीजें लंबे समय तक आप लोग याद रखना चाहते हैं। वरना दुनिया भर की चीजें आप लोग पूरे दिन में सुनते हो, कितनी आप लोग को याद रहती है, ये सोचो 1 मिनट के लिए बैठकर। वीडियो सुनते रहोगे, निकलती रहेगी, जाती रहेगी, जब तक उसके साथ में टाइम स्पेंड नहीं करोगे, बैठकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो चीजें नहीं याद रहने वाली है यार। तो ये मैं आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो इसलिए आप लोग ढंग से चीजों को तभी रख पाओगे। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बोलते हो कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, जरा सा भी अगर फोकस देकर चलोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, पर लेकिन आप लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, आई होप कि माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट हो तो बताना जरूर और फीडबैक जरूर देना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे ऐसे टॉपिक आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले आते हैं कि पर्टिकुलर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ, या फिर इसकी कौन सी मीटिंग यहाँ पर, कौन यहाँ पर चेयर कर रहा था, इसके बारे में। तो वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। बात की जा रही है 5th मीटिंग ऑफ हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी, जो कि आप लोगों को नेशनल SC/ST हब स्कीम जो कि चेयर की गई यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा, उसके बारे में यहाँ पर ये पूरी न्यूज है। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है। तो यहां पर बात किसकी की जा रही है, नेशनल SC/ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो हब, उसके बारे में यहां पर ये स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आखिर ये है किस लिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हमारी जो कम्युनिटी के अंदर में, हमारे समाज के अंदर में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बिजनेसमैन हैं, अगर वो निकल कर आगे आते हैं तो उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर, एक तरीके से बोल सकते हैं मैंडेट करना कि 4% प्रोक्योरमेंट जो उनका किया जाएगा यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में जो सेंट्रल जो भी यहाँ पर PSUs होते हैं उसके अंदर जो प्रोक्योरमेंट होगा वो यहाँ से होगा। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, मैं हूं ना, टेंशन काहे को ले रहे हो, अभी बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए आज के दिन में आप लोग बात करें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, वो जो गवर्नमेंट के अंदर में है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मान लो इसरो के बारे में आप लोग बात करो। आज की डेट में इसरो के अंदर में मान लीजिए आप लोग काम कर रहे हैं, वहां पर आप लोग आसपास देखो किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि वहां पर CCTV कैमरे की रिक्वायरमेंट आप लोगों को रहेगी, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से। कहीं ना कहीं जो प्रिंटिंग मशीन होती है वो हर जगह रिक्वायरमेंट आप लोगों को देखने को मिलती है। वहां पर पेन और कॉपीज वगैरह भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यूज की जाती होगी, ठीक है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। या फिर पानी पीने के लिए वाटर प्यूरिफायर भी यूज किया जाता होगा ना वहां पर, बैठने के लिए चेयर और टेबल वगैरह यूज की जाती होगी वहां पर। तो ये सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कहीं ना कहीं से इसरो खरीदती होगी। अब इसरो ऐसे तो नहीं सैटेलाइट लॉन्च कर रही है अपनी ये सारी चीजें, कुर्सी पेन कॉपी भी बना रही है, नहीं,
ये कहीं ना कहीं से खरीदी जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर ये कोई ना कोई और एंटिटी हमारे देश से बना रही होती है। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइज है, यानी कि ये जो भी हमारी कंट्री में ये गवर्नमेंट के ये जो इंस्टीट्यूशन है, अब ये लगभग 4% जो भी अपना प्रोक्योरमेंट करेंगे, सामान खरीदेंगे, वो यहाँ पर ऐसे लोगों से खरीदेंगे जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, ताकि उनका बिजनेस जो है वो भी सपोर्ट किया जा सके। समझ में आ गया? ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज। तो इसको नेशनल स्मॉल जो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, यहाँ पर एक पब्लिक अंडरटेकिंग है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल रहता है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर में। ये यहाँ पर काम करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। वेरियस कंपोनेंट और जो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तरीके से इंटरवेंशन जो कि यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में क्रेडिट फैसिलिटी जो लिंक रहेंगी यहाँ पर सब्सिडी के साथ में, यहाँ पर गवर्नमेंट जो छूट देती है उसके साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैपिटल बिल्डिंग हो गया, स्पेशल मार्केटिंग असिस्टेंस हो गया। तो यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि उस मार्केट के अंदर उनकी एंट्री कराने की कोशिश की जाएगी, जिस मार्केट में अक्सर लोग जो है पांव अपना नहीं जमा पाते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्कीम है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो पीपीटी हिंदी और इंग्लिश में दोनों रहती है, बस सुना करो और समझा करो। बाकी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती हैं और इनको टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक वे में चीजों को आगे लेकर चलना है, ठीक है। ये डिफेंस से रिलेटेड आर्टिकल आप लोगों का है, डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जीएससी पर बेसिकली जो खासकर थर्ड के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, मैंने आप लोगों को जो कई बार बताया है, हम डिफेंस के इक्विपमेंट जो हैं वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, जैसे कि रसिया हो गया, यूएसए हो गया, या फिर आप लोग फ्रांस हो गया, या फिर इजराइल हो गया। ये वो देश है जहां से काफी लार्ज स्केल पर हम लोग अपना डिफेंस प्रोक्योरमेंट करते हैं और दुनिया में टॉप कंट्री में आते हैं जो कि बाहर से अपना सामान खरीदते हैं। पर लेकिन अब उस ढर्रे से हम लोग थोड़ा सा हट रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना खुद का सामान बना रहे हैं। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। उसी में से एक प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, मेक टू ऑफ कैपिटल एक्वाइजिशन। ये यहां पर आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। 2 इसका मतलब पहला भी आया होगा, जी हाँ पहला भी आ चुका है ऑलरेडी यहाँ पर, जिसका नाम था मेक 1। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका अप्रूवल जो है यहाँ पर अभी यहाँ पर मिल चुके हैं, जिसके चलते 5 मेक 2 प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर वो एक तरीके से सैंक्शन उनको दे दिया गया, अप्रूव दे दिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। समझिएगा आप थोड़ा सा। अब तक मेक 1 प्रोजेक्ट जो था वो गवर्नमेंट फंडिंग इन्वॉल्व यहां पर करता था, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट यहां पर बनाए जाएंगे, किसी मान लीजिए सिस्टम को क्रिएट करना है, हम लोग को एक पर्टिकुलर टैंक बनाना है। अब उसका डिजाइन, डेवलपमेंट, इनोवेशन, उसके अंदर क्या होना है, तो मैक्सिमम सारा का सारा फंड जो है वो गवर्नमेंट से निकल कर आता था। अब ये सारा का सारा फंड जो सिस्टम है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया है। किसको? प्राइवेट वालों को। वो बोल रहे हैं कि यार ये तुम बनाओ, हम देखते हैं, फिर बाद में फाइनल नोट देंगे, आप लोगों ने सही बनाया फिर गलत बनाया, हम लोग उसको अप्रूवल देंगे। तो यानी कि जो फंडिंग पहले वाले प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, अब यहां पर वो फंडिंग जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो प्राइवेट वाले करते हुए यहां पर नजर आएंगे। यानी कि फंडिंग, डिजाइन वगैरह सोल्यूशन जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहां पर प्राइवेट वाले को इन्वॉल्व किया जा रहा है गवर्नमेंट के साथ में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडस्ट्री फंडेड प्रोजेक्ट अब आप लोगों के सामने यहां पर नजर आएंगे, ठीक है। तो इससे आप लोगों को फायदा ये देखने को मिलेगा। आप लोग खुद सोचिए, मान लीजिए आज की डेट में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को लगा कि यार ये चीजें हमारी समझ में आ गई है, हमको भी कहीं पे बैठ के किसी को इनको पढ़ाना है, तो फिर आप लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आप लोगों को देखकर किसी और ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां से सीख के आप लोग किसी को पढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, आप लोग का रिविजन भी यहां से होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो गवर्नमेंट को पहले इनिशिएटिव लेना पड़ता है, तब कोई लोग उसमें आकर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हुए डरते हैं कि नहीं यार अगर हमने कर दिया तो दिक्कत ना हो जाए। तो पहले गवर्नमेंट ने माहौल बना दिया मेक 1 के लिए, फिर मेक 2 के लिए यहां पर आसानी से आकर जो है वो आप लोगों के सामने रिजल्ट दिखने लगे, ठीक है। तो ये जो है इसमें कैपिटल एक्वाइजिशन इन द डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो प्रोसीजर है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे देश में जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की हम लोग बात करें, गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव है उसमें काफी बड़ा रोल ये प्रोवाइड कराने वाला है। तो खासकर हमारी सिक्योरिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंस हो जाती है इसकी, जब कोई ऐसे प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को हिंदी में भी मिल जाती है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक स्कीम के बारे में भी आप लोगों को पता चलेगा, और इसी न्यूज़ के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को एक पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा जिनका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में आप लोगों को पता चलेगा, और स्कीम भी है यहाँ पर इनसे रिलेटेड।
जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये है बेसिकली RURBN यानी कि रूरबन यानी कि अर्बन और रूरल यानी कि शहर और गांव का डेवलपमेंट मिशन, यानी कि दोनों को साथ में लेकर चलना। ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं ये एक इंडियन पॉलिटिशियन, बैरिस्टर और एक एकेडमिशियन भी थे, जिनके द्वारा काफ़ी शानदार तरीके से देश के अंदर में सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया। फर्स्ट मिनिस्टर थे इंडस्ट्री एंड सप्लाई, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट में यहाँ पर इनके द्वारा काफ़ी बड़ा रोल जो है वो अपना प्ले किया गया। ठीक है, इनका जन्म तो कोलकाता में होता, पर लेकिन आखिरी सांसें जो है वो यहाँ पर इनके द्वारा कहाँ पर ली गई थी ये आप लोगों को बताना है। ये काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड थे यहाँ पर, अगर बात करें बेसिकली RSS के साथ में यहाँ पर। ठीक है, तो एक तरीके से इनकी हेल्प से फाउंड की गई थी भारतीय जनता पार्टी, जिसको आज के डेट में आप लोग भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, इसको पहले भारतीय जनसंघ बोला जाता था। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं आज के डेट में जो ये पार्टी है, तो ये एक तरीके से उसके उन्हें कहते हैं फाउंडर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इन्हीं के नाम से यहाँ पर ये स्कीम है शहर और गाँव के डेवलपमेंट के बारे में। तो इसी के चलते ये जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात की जा रही है किसके बारे में, एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जिसका डेवलपमेंट हुआ है इस स्कीम के तहत, तो उसको यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, और खासकर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, ये बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो बात की जा रही है यहाँ पर अबैक क्लस्टर के बारे में। तो अबैक क्लस्टर जो है ये एक पर्टिकुलर एरिया जो कि कहाँ पर है, आइजोल डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पर। ठीक है, तो आइजोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको डेवलप किया जा रहा है एज ए क्लस्टर के तौर पर। फर्स्ट क्लस्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लस्टर मतलब एक तरीका, एक सिस्टमेटिक वे में आप लोग डेवलपमेंट बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया का, जिसमें आप लोग को इकोनॉमिक, सोशल, फिजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि इस तरीके से डेवलपमेंट करना, जैसे कि रोड, एग्री लिंक रोड यानी कि एग्रीकल्चर को रोड के साथ में कनेक्ट कर देना। ठीक है, लोगों के चलने के लिए पेडेस्ट्रियन यानी कि फुटपाथ आप लोग बनाना। ठीक है, इंटर विलेज रोड की कनेक्टिविटी कर देना, एक गांव से दूसरे गांव में यहाँ पर रोड को बना देना। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं स्पोर्ट की फैसिलिटी ग्राउंड लेवल पर कर देना। तो इससे बहुत सारे लार्ज स्केल पर लोकल एरिया में लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचने को मिलेगा। तो इसके तहत यहाँ पर ये एक शानदार डेवलपमेंट यहाँ पर कर दिया गया। इस स्कीम के तहत पहला एक शानदार क्लस्टर डेवलप कर दिया गया। अर्बन क्लस्टर बुलाते हैं यहाँ पर रर्बन, यानी कि रूरबन का मतलब क्या होता है, गांव वाला एरिया और शहर वाला एरिया। तो उनके बीच में कनेक्टिविटी भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ये बेसिकली पॉपुलेशन अगर एक पर्टिकुलर एरिया की 25,000 से लेके 50,000 तक इन प्लेन एरिया में, और आप लोग बात करें जो ट्राइबल कम्युनिटी या हिली एरिया डेजर्ट में 5 से लेके 15,000 तक का यहाँ पर इनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसका टारगेट ये है कि लगभग 300 के करीब ऐसे क्लस्टर को डेवलप करना है। यहाँ पर ये स्कीम आखिर किस तरीके से फायदा पहुंचा रही है, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने आप लोगों से कई बार डिस्कस किया गया है कि APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा एक बात बोली गई थी कि प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी कि शहरों वाली जो भी सहायता है वो गांव में आप लोगों को प्रोवाइड करानी है। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जो गांव से लोग निकलकर शहरों में जा रहे हैं उनका जाना बंद हो जाएगा। वो अपनी लाइफ अपने गांव वाले एरिया में एंजॉय कर पाएंगे, अगर वहीं पर इनको अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छी वहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाए, जो भी चीज़ें उनको शहर में सिटीज़ में मिलती हैं वो सारी सिटीज़ अगर गांव में ही उनको मिलना स्टार्ट हो जाए या फिर अपने आसपास वाले एरिया में कहीं पर मिलना स्टार्ट हो जाए, तो इससे लोग जो हैं दूर दराज वाले एरिया में जाकर परेशानी नहीं उठाएंगे। वहाँ पर जाना, रहना, चीज़ें करना, वो सारी काफ़ी दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और प्रॉपर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में भी आप लोगों को बताया, तो कन्फ्यूजन आना नहीं है। ठीक है, पर लेकिन एक छोटी सी बात जो अगर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पर अगर क्लस्टर के बारे में बात की जा रही है तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे घर हो गया आप लोगों के यहाँ पर, घर के बाद में यहाँ पर विलेज हो गया और इसके अंदर फिर यहाँ पर क्लस्टर हो गया, यानी कि बहुत सारे विलेज आप लोग के अंदर आ जाए यहाँ पर, जिसमें अब क्लस्टर में आप लोग यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी मिलेगी, जो यहाँ पर ग्राम फैसिलिटी मिलेगी, मोबाइल हेल्थ जो यूनिट आप लोगों को देखने को मिलेगी, अपग्रेड किया जाएगा एजुकेशन को, बोलना कि एक ऐसी सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को प्रोवाइड कराना ताकि गांव में भी लोग रह के उनको ये ना लगे कि यार गांव में पड़े हुए यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है और यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। तो ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराने के लिए तो ये क्लस्टर लेवल हो गया। यहाँ पर ये समझ सकते हैं आप लोग, कई सारे विलेज जो हैं वो इसके अंदर समाहित यहाँ पर आप लोग होते हुए नजर आएंगे। ओके, तो कंफ्यूजन आना नहीं है। सूखा एक इतनी खतरनाक प्रॉब्लम आज के डेट में हो चुका है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं वैसे वैसे लोग जो हैं वो पानी के लिए तरसने लगते हैं। इवन आज के डेट में आप लोगों को ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं गांव के एरिया में भी नजर आएगी, जहां पर वाटर टेबल जो है वो काफ़ी नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है।
और शहरों में तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती ही है नॉर्मली। पानी की बोतल, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कभी कि पानी भी कोई बेचेगा क्या यार। इतना धरती पर पानी है कि 71% जो पृथ्वी है वो पानी से भरी पड़ी है, और फिर भी मार्केट में पानी बेचा जा रहा है। तो इससे आप लोग अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है ये अपने ही आप में। उसी समस्या के ऊपर ध्यान रखते हुए यहाँ पर बात की जा रही है कि कैसे हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और साउथ एशिया ड्रोथ मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, यानी कि साउथ एशिया ड्रोथ मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि सूखा जो भी है साउथ एशिया वाले रीजन में जो सूखा है उसको मॉनिटर करने वाला ये सिस्टम, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है जिसको SADMS बोला गया है, ये डेवलप किया गया है मिलकर दो लोगों के द्वारा। दो लोग कौन है यहाँ पर, एक तो है इंटरनेशनल वाटर मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन, दूसरा है यहाँ पर पहले तो इंटरनेशनल वाटर मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन, और दूसरा है यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ICAR। इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर काम किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो भी आज की डेट में हमारे सामने प्रॉब्लम है सूखे को लेकर उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके, और कैसे हम लोग यहाँ पर इनका सॉल्यूशन निकालकर खासकर हर एक एरिया में जो भी लोग यहाँ पर है खासकर साउथ एशिया में उन तक ये सॉल्यूशन यहाँ पर पहुंचा सके। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन मिलकर यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पर जो भी कंडीशन है, ताकि कल को चलकर अगर खेती बाड़ी में यानी कि एग्रीकल्चर में सोचो अगर पानी मिलना बंद हो गया तो किस तरीके से हम लोग अपने खेतों में अनाज उगा पाएंगे, और खेतों में अगर अनाज नहीं उगा पा रहे हैं तो क्या हम लोग भरपेट खा पाएंगे। तो वो चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान, ये ऐसे एरिया है जहां पर ये टेस्ट किया जा रहा है ताकि यहां पर चीजों को चेक किया जा सके कि क्या क्या दिक्कतें इन एरिया में निकल कर आने वाली है। इसीलिए जो शब्द यूज किया गया था यहां पर वो किया गया था, याद रखिएगा, साउथ एशिया। ठीक है, तो ये है बेसिकली यहाँ पर काम करने का सिस्टम। तो अगर आप लोगों से पूछे कोई कि साउथ एशिया ड्रोथ मॉनिटरिंग सिस्टम, फुल फॉर्म न लिखकर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे कि SADMS, ये यहाँ पर किसके द्वारा डेवलप किया गया और किस एरिया में यहाँ पर ये फायदा पहुंचाएगा, सबसे पहला ही ऑप्शन दे दिया उसने, बेसिकली ब्राजील। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म भी पता है, ओनली फुल फॉर्म भी आप लोग जान पा रहे हैं, तो भी आप लोग शानदार तरीके से इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को समझना है ताकि अच्छे से आप लोग काम कर पाओ, वरना दिक्कतें फिर देखने को मिलने लगती हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यहाँ पर ये कुछ ऐसी न्यूज़ है आप लोगों के सामने। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि हमारी कंट्री का जो इसरो है उसने बोला है कि हमारा IRNSS जो सैटेलाइट सिस्टम है, यानी कि जैसा USA का बेसिकली GPS है, ऐसा हमारा IRNSS है, उसको दुनिया में हम लोग फैलाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी यहाँ पर चाइना के द्वारा भी अनाउंसमेंट किया गया कि चाइना प्लान है एक्सपेंड करने का ग्लोबल रीच, जो इसका बाइडू सिस्टम है, यहाँ पर जो सैटेलाइट सिस्टम है, एक नेविगेशन सिस्टम है यहाँ पर ये। तो यानी कि ये इसका फास्ट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये प्रोवाइड करा रहा था रीजनल लेवल पर कम्युनिकेशन की फैसिलिटी। अब यहाँ पर ये इसको ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। इनके देश में अगर आप लोग जाओगे, यानी कि चाइना के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ग्लोबल लेवल की यूज़ ही नहीं हो रही हैं, यानी कि एक तरीके से ये सब पर बैन लगा देते हैं। यूट्यूब, ट्विटर, पता नहीं अपना सब अपना लोकल बना रखा है ना, सब लोकल माल, सारा चाइनीज़ माल है। ठीक है, अब चलता कितना होगा वो तो यही जानते होंगे। ये बिल्कुल जैसा सिस्टम है ऐसा ही USA का GPS, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रशिया का गोलनास हो गया यहाँ पर, इसी के साथ में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का गैलीलियो हो गया, और अपना मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, IRNSS, उसका एक और नाम है, वो आप लोगों को बताना है कौन सा है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर इस तरीके से काम करने वाला है ताकि आने वाले टाइम में स्मार्टफोन, व्हीकल या फिर जो भी वेरिएबल डिवाइस है, जैसे कि स्मार्ट वॉच वगैरह आप लोग लेकर घूमते हो, उसको ट्रेस कर बेसिकली सही लोकेशन और सही डिस्टेंस आप लोग की आइडेंटिफाई की जा सके। तो BDS जो है यहाँ पर, ये कई सारे सैटेलाइट आप लोग इसके अंदर देखने को मिलेंगे। जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, इसी के साथ में यहाँ पर ये आप लोगों के सामने नजर आएगा। बेसिकली क्या हो गया चिपक गया था। इसी के साथ में आप लोग, एक सेकेंड रुको, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर बेसिकली इंक्लाइंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और इसी के साथ में मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पर सैटेलाइट इनके द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो ये सिस्टम कई बार मैच करने के लिए स्टेट पीसेस के अंदर आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होगा। इतनी बार देखिए चीज़ों का रिवीजन हो जाता है ना, अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर के साथ में कनेक्ट है, तो ये समझ के चलिए बहुत सारी चीज़ें आप लोग की रेगुलर इस लेवल पर कनेक्ट कवर हो जाती है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए रेगुलर सिस्टमेटिक वे में आप लोग काम करना है। ठीक है, ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, उनके रिजल्ट आ गए, कौन जीत गया कौन हार गया, ये तो आप लोगों से शायद ही कोई पूछेगा, पर बाईपोल के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा।
बाईपोल का मतलब क्या होता है, जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं और उस टाइम पर यहाँ पर एक तरीके से इलेक्शन 5 साल के लिए होते हैं, 5 साल से पहले वो इंसान जो है या तो रेजिग्नेशन देकर चला गया, अपनी पोस्ट को छोड़कर चला गया, या उस इंसान की डेथ हो गई यहाँ पर तो सीट खाली हो गई, उसके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लग गया, इसकी वजह से उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ गई। तो यानी कि ये मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी वजह से अगर कोई भी पर्टिकुलर सीट जो है वो खाली हो जाती है तो वहां पर बाईपोल कराए जाते हैं। वैसे और भी कई सारे तरीके हैं, कोई इंसान जो है उसने 2 सीट से इलेक्शन लड़े और 1 सीट उसको छोड़नी पड़ेगी, जैसे वो 2 सीट से इलेक्शन लड़ा जीत कर दोनों से आ गया तो 1 सीट उसको छोड़नी पड़ेगी। तो ये भी तरीका आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बाई इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है ताकि उस एरिया के लोगों को भी रिप्रेजेंट किया जा सके पार्लियामेंट या फिर असेंबली के अंदर में, वरना वो सीट जो है वो खाली पड़ी रहती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है। क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है? जयंतिया, जो बेसिकली यहाँ पर गौरव, एक तरीके जयंतिया गौरव दिवस की यहाँ पर बात की जा रही है। और आप लोगों से पूछे जयंतिया गौरव दिवस जो है ये स्कूल में यहाँ पर सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है और कॉलेजेस के अंदर में नवंबर 15 को। क्यों? क्योंकि नवंबर 15 जो है वो बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनको बेसिकली किस राज्य से कनेक्टेड है आप लोगों को बताना है, मैंने आप लोगों को इनके बारे में पढ़ाया भी था, ठीक है। बिरसा मुंडा जी को भगवान की उपाधि दी जाती है तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक तरीके से ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे सिलेबस के अंदर ऐड होनी चाहिए, खासकर हर एक लेवल पर, ताकि अपनी कंट्री में जो ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड भी जो ऐसे लीडर निकल कर आए उनके बारे में भी हम लोग जान सकें। इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजें एजुकेशन सिस्टम में निहित की जाती है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में पढ़ेगा तो तभी ये चीजें यहाँ पर आगे लेकर आ पाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं। बात की जा रही है यहाँ पर आसाम मेघालय के बारे में। तो आसाम मेघालय जो है वो यहाँ पर अभी अपना हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे के साथ में यहाँ पर, ताकि क्या है एक पर्टिकुलर लेक है। तो यहाँ पर लेक के बारे में अगर आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उमियम लेक है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर आसाम जो है और मिलकर यहाँ पर काम करेंगे ताकि इसको प्रॉपर वे में ट्रांसफॉर्म किया जा सके, यानी कि जो भी कमियां हैं उसको यहाँ पर दूर किया जा सके, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही हैं। तो बेसिक चीजें हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 1 लाइनर थे नेशनल लेवल की जो न्यूज थी यहाँ पर। अब इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। नेशनल लेवल पर 1 लाइनर अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, तो गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ किया गया एक्सपोर्ट करने का शुगर जो है लगभग 60 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये अलाउ किया जा रहा है, पहले इसको रोक दिया गया था एक्सपोर्ट को, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है क्योंकि कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट पहले पूरी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात की जा रही है, ये वैसे तो देखने के लिए भगवान जी से रिलेटेड है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेंपल से रिलेटेड है। तिरुपति लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि डिक्लेयर किया गया कि नेट वर्थ जो है 2.5 लाख करोड़ है भाई साहब। मंदिरों के पास में आप लोग धन देखो। आप लोगों को पता है हमारे देश में इतने सारे बाबा क्यों बनते हैं, ठीक है। हर एक धर्म में आप लोगों को बाबा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं लोगों की जो श्रद्धा होती है ना, वो अपनी श्रद्धा से जाकर इतना धन अर्पण वहां पर करते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं जो इंसान गरीब भी है वो भी भगवान के ऊपर बेसिकली चढ़ावा चढ़ाता है। कई बार तो मुझे देखकर मतलब क्या बोला जाए इस चीज के बारे में कि एक तरीके से चढ़ावा चढ़ाना, जैसे कि एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा चद्दरें चढ़ाना। कई लोग बोलते हैं कि दूध चढ़ाना जो है शिवलिंग पर वो गलत है, किसी को दे दो, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग गलत बता रहे हो, ये लोगों की श्रद्धा है, ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसे तो चद्दर चढ़ाना भी गलत है, वो किसी इंसान को मिल जाए। मोमबत्ती जलाना भी चर्च के अंदर में गलत है, उससे किसी इंसान की जो है घर में रोशनी हो जाए। तो क्या सही और क्या गलत जब धर्म के नाम पर आते हैं ना, वो सारी चीजें साइड में हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज काम आती है और वो होती है श्रद्धा, यानी कि अपनी श्रद्धा से लोग ये काम करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। काफी बड़ा फंड है यहाँ पर, इसके ऊपर एक बार बात भी की गई थी कि ये इतना पैसा है, अगर देश में यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए तो बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर देश को देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बताएगा। और कभी भी किसी भी रिलीजन की जो भी यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से श्रद्धा होती है उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। सब लोग अपने हिसाब से काम करें और उसके पीछे किसी न कुछ मान्यताएं उनकी होती हैं, ठीक है। उनमें आप लोग बेसिकली एक तरीके से नहीं, कई बार कई के कमेंट कर देते हैं कि हाँ यार यहाँ तो दूध बर्बाद किया जा रहा है, यार वहाँ पे चद्दरें बर्बाद की जा रही हैं। वो उन पे कमेंट मत किया करो, उसकी वजह से देश में सौहार्दपूर्ण माहौल जो है वो बिगड़ता है। लोगों का अपना अपना मानना है, कहने के लिए तो चीज़ें किसी के लिए सही होती है, किसी के लिए गलत होती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए एक इंसान के लिए वो सही हो सकता है, दूसरे इंसान के लिए वो गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए किसी की भी जो एक तरीके से जो विश्वास है उसके ऊपर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखता हूँ कमेंट में भी कई सारे लोग स्टार्ट हो जाते हैं।
तो पढ़े लिखे लोगों की तरह काम करना, आप लोगों को कल को एक डिस्ट्रिक्ट संभालना है, वहाँ पर हर धर्म के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पता होना चाहिए आप लोगों को कि इन चीज़ों में कैसे रिएक्ट करना है। इसीलिए ये चीज़ें आप लोगों को एग्जाम बेसिकली में एक तरीके से प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में सिखाई जाती है। एक बात बोलो आप लोगों को, आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं ना, उसी दिन से आप लोग जो है एक ऐसे जोन में आ जाते हैं कि आप लोग एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह सोचना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग सिलेक्शन होने के बाद में नहीं बनते हैं आईएएस आप लोग यहीं से ही बन जाते हैं जब आप लोग अपने प्रिपरेशन में होते हैं, उस तरीके से उस लेवल पर जाकर सोचने की बात से। तो याद रखिएगा, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो इंडिया की बेस्ट एम्प्लॉयर है। अगर बात की जाए टॉप 20 वर्ल्ड वाइड, जो कि यहाँ पर फोर्ब्स लिस्ट में यहाँ पर बताई गई है। हमारे देश की सबसे बेस्ट जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्री, और बाकी दुनिया में टॉप 20 में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं कई बार। तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ थी। वर्ल्ड लेवल पर कुछ न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर बेसिकली एक तो आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो आप लोगों को देखने को मिल रही है 27, ये शरम अल शेख इजिप्ट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा सकता है आप लोगों से, क्वेश्चन अगर बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 20 ये यहाँ पर बेसिकली 7 है, 26 ग्लासगो में हुई थी और ये अब यहाँ पर शरम अल शेख, तो ये याद रखिएगा इजिप्ट के अंदर में लोकेशन है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये कैसे प्राइमेस जो कैसे पेरिस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करना है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इंडिया ने रशिया के फेवर में दे दिया वोट जब इन्होंने यहाँ पर कैसे नाजिज्म और नियो नाजिज्म को यहाँ पर कंट्रोल करना है, ठीक है। नाजी यानी कि जर्मनी में आप लोगों ने देखा होगा हिटलर वाली सोच वाले लोग, उनको कंट्रोल करने की बात की जा रही है, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन द वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इन्वायरमेंट और आर्म बेसिकली एक तरीके से इन्वायरमेंट और इसी के साथ में यहाँ पर कई सारी चीजें जो है वो हैम्पर होती है, इंटरनल सिक्योरिटी भी। जब आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहले उसको कैसे रोकना है कि इन्वायरमेंट पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। तो 6 नवंबर को ये डे सेलिब्रेट किया था, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। गेम्स के बारे में कई सारे बच्चे बोलते हैं सर गेम्स का टॉपिक, तो आप लोगों को यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट कोई रहता है तो यार मैं उसको डिस्कस करता हूँ, रेगुलर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जैसे सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी, तो मुंबई जो है वो जीत गई यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश को बीट कर ये पर्टिकुलर ट्रॉफी, इसके बारे में याद रखिएगा। अब क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि सैयद मुस्तफ़ा ट्रॉफी जो है, सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी जो है वो किससे रिलेटेड है यहाँ पर, क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर किसी और गेम से, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। प्रमोद भगत और इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर मनीष रामदास के बारे में। गोल्ड मेडल जीता इनके द्वारा यहाँ पर पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि टोक्यो जापान के अंदर देखने को मिली। तो बैडमिंटन के प्लेयर हैं दोनों, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं, ओके। जब हमारे देश में कुछ ऐसा होने लगे कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उसके ऊपर स्टडी की जाने लगे, तो इसका मतलब कुछ शानदार हो रहा है। इंडिया की म्युनिसिपल बॉन्ड जो है इंडिया के द्वारा जो लॉन्च किए गए थे वो सेलेक्ट किए गए यूएसए की जो ट्रेजरी है, ताकि उनके ऊपर स्टडी की जा सके। स्टडी ऑन द सक्सेसफुल जो लिस्टिंग है उसको ध्यान में रखें। तो यहाँ पर कौन सी राज्य से या फिर कौन से सिटी से निकल कर आ रहे हैं, पुणे, इंदौर, वडोदरा या फिर लखनऊ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सा इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज की जाती है एडेप्शन गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनएफसीसीसी और नीति आयोग। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, यह आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो 2023 टूल किट, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, इंटरेस्टिंग है। जल शक्ति मिनिस्ट्री, रूरल मिनिस्ट्री, हाउसिंग अर्बन अफेयर, इसी के साथ में एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। क्वेश्चन के आंसर देते रहो, आंसर फिर बताऊंगा एक साथ में, ठीक है। कौन सी सिटी के द्वारा होस्ट, बेसिकली होस्ट से रिलेटेड न्यूज है यहाँ पर, वर्ल्ड ट्रेवल एंड मार्केट, तो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर यहाँ पर लुसैन, ठीक है। तो ये सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, तो इसको अटेम्प्ट करो आप लोग, देखता हूं सही आंसर कौन देता है। बड़ा ही प्यारा सा और सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इसको सीसेट का क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज कर इसको आप लोग अटेम्प्ट कर लो, फिर आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट लोकेशन अगर बात करें यहाँ पर जो न्यूज में है, यहाँ पर बेसिकली कई सारी रिवर्स अलग अलग रीजन के, तो यहाँ पर हम लोग बात करें एक पर्टिकुलर रिवर के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विक्टोरिया रिवर। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। तो विक्टोरिया रिवर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो रिवर है ये 560 किलोमीटर लंबी रिवर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसी के साथ में स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर दे दी गई है कि मोरे डार्लिंग बेसिन जो वहाँ पर है, वहाँ पर आप लोगों का विक्टोरिया कनेक्टेड आएगी रीजन, और ये कहाँ पर है, ये भी आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है अगर इस तरीके से क्वेश्चन बने। जहां भी क्वेश्चन बने आप लोगों को पता होना चाहिए, अच्छा इस तरीके से चीजें, ठीक है।
अभी इसके बारे में आप लोगों की वोकैबुलरी आप लोगों को बताऊंगा, एक बार आंसर देख लेते हैं ताकि आप लोग इनके साथ में अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया करो, ये वो क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वडोदरा याद रखिएगा, वडोदरा है यहाँ पर वो पर्टिकुलर एरिया जहां पर आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो वडोदरा आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। आगे बात करें तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है, ये कहां से निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च की जाती है, जिसको बोलते हैं एडेप्शन गैप रिपोर्ट, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेसिकली यहाँ पर ये एक तरीके से कैसे हम लोग चीजों को सोल्यूशन निकाल सकते हैं इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो इसको पूरा नाम दिया गया था एडेप्शन गैप रिपोर्ट, टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट एडेप्शन, ताकि आगे आने वाले टाइम में जो रिस्क है उसको टैकल किया जा सके, ठीक है। तो यहां से रिलेटेड ये न्यूज निकल कर आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज है आप लोगों से अभी मैंने डिटेल में डिस्कस भी की थी, बात की जा रही है यहाँ पर विच मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण टूल किट। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल या फिर कौन सी थी, तो सीधी सीधी है यहाँ पर, ये यहाँ पर जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। एक पर्टिकुलर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था जिसको बोलते हैं WASH, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो इसके ऊपर पूछा गया था। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर काम कर रही है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और इसके चलते यहाँ पर ये इस तरह की चीज़ों को लेकर सामने आ रही है, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन बने कल को, कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट के बारे में। तो इसके बारे में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये रिसेंटली अभी देखने को मिला और हमारी कंट्री में किसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, ये पूछा जा सकता है ना। तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट, तो ट्रेवल की बात की जा रही है, तो मिनिस्ट्री कौन सी आएगी यहाँ पर निकल कर, ठीक है। कहीं घूमने फिरने निकलता है तो कौन सी मिनिस्ट्री आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आज के डेट में किस मंत्रालय के अंदर में आता है, पर्यटन मंत्रालय किस इंसान के अंदर में आता है बताना है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट जो 2022 का हुआ वो लंदन में हुआ, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो लंदन में घूमने गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक थीम भी थी काफी इंटरेस्टिंग जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ, यानी कि कोविड-19 के चलते सारी चीजें खराब हो गई थी, अब उसको फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। और इसकी वजह से माना जाता है कि लगभग 80 मिलियन लोगों को जॉब मिलती है जब टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ में यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। और अलग अलग कंट्री में, हमारे देश में आप लोग याद रखिएगा, ये स्टार लगा के याद कर लेना, लगभग 5.5% आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री की जो जीडीपी है उसमें ये माना जाता है कि टूरिज्म जो है, ट्रेवल एंड टूरिज्म वो अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि दुनिया भर के लोग जो है हमारे देश में अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए आते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सी सेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, यानी कि 100, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के सामने, इसको आप लोग देख लेना अच्छे से, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और ये था आप लोगों का बेसिकली एक मैप बेस्ड क्वेश्चन जो कि आप लोगों को तैयार हो गया। अब चलते हैं एक ऐसे सेक्शन की ओर जो कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उसका इंतजार करते हैं, उन्हें कहते हैं कि वो एक तरीके से टकटकी लगाकर, ठीक है। तो ये आप लोग की इंग्लिश को भी इंप्रूव करेगा, स्पीकिंग को, आप लोग की आंसर राइटिंग को इंप्रूव करेगा। इसी के साथ में ये एनडीए सीडीएस बैंकिंग एसएससी के अंदर में जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह पूछे जाते हैं उसमें आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये, जिसमें हम लोग वोकैबुलरीज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 शब्द होते हैं वैसे तो बोलने के लिए, पर लेकिन वैसे इसके अंदर में 5 से ज़्यादा है, यानी कि आप लोगों को लगभग 30 से 35 शब्द देखने को मिल जाते हैं अगर अलग अलग आप लोग इनको काउंट करोगे। तो आप लोग क्या करने हैं, एटलीस्ट 5 सेंटेंस फॉर्म करने हैं, यानी कि 5 शब्द में कोई सा भी उठाकर आप लोग सेंटेंस बनाइएगा। 5 सेंटेंस, 5 नहीं कर सकते तो 1 सेंटेंस तो कम से कम जरूर बनाना यार। 30 दिन में 3 सेंटेंस ही बनाओगे तो भी आप लोगों को अपने अंदर इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। बोलने के लिए छोटी सी चीज है, पर लेकिन काम करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। आइए पहले शब्द की ओर चलते हैं। ये है यहाँ पर कैन कॉम्बिनेंट। ये जो शब्द है यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी चीज को सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है। एक तरीके से नहीं बोलते हैं, सहगामी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसंगिक, ठीक है। तो एक तरीके से सहचारी भी बोल देते हैं, वैसे हिंदी में बात करें किसी चीज के साथ में अटैच करके रखना किसी चीज को, ठीक है। एक तरीके से उसके साथ में सपोर्ट प्रोवाइड कराना, एक तरीके से ऐसी चीजें जो कि एक नहीं कोई काम हो रहा है उसको और अच्छे लेवल पर पहुंचाने के लिए एक सपोर्ट मिल जाती है वहां पर। तो इस तरीका एक यहाँ पर ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग वर्ड होते हैं, सारे के सारे न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो किसी भी चीज़ को अगर स्टार्ट करते थे तो नाटक के तरीके से करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उसके साथ में कनेक्ट हो जाएं। जैसे जब दांडी मार्च निकाला गया, ठीक है, जब यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को एक तरीके से ना अपोज किया गया, यहाँ पर जब हमारे देश में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था, तो बात की जा रही है हिस्ट्रियोनिक, यानी कि नाटकीय तरीके से, ड्रामा के तरीके से किसी चीज़ को एक तरीके से प्रेजेंट करना ताकि लोग जो हैं उसकी ओर को आकर्षित हो सकें, लोगों की अटेंशन को ग्रैब करना। तो ये यहाँ पर शब्द है जिसको बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक। इंटरेस्टिंग शब्द है,
ये तो शब्द आप लोग सभी जानते होंगे, कई बार सुना होगा कि होलिस्टिक तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। तो इसका मतलब होता है कि कंप्लीटली, कॉम्प्रिहेंसिवली, एंटायरली अपना जो है काम उसको ढंग से करके चलना। जैसे मैं बोलता हूँ ना, ये जो लेक्चर होता है आप लोगों के लिए एक होलिस्टिक लेक्चर है, यानी कि इसके अंदर बैलेंस डाइट बोला गया है क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं, होलिस्टिक तरीके से, ठीक है। और जब इसके अपोजिट में जाएंगे तो एक तरीके से फ्रेगमेंटेड हो गया, ठीक है, डेफिशिएंट हो गया, डिवाइडेड हो गया, रिड्यूस हो गया, ये इसके अपोजिट शब्द हो जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा देखिए, ये जो स्लाइड होती है ना, ये कहने के लिए एक छोटी सी स्लाइड है, पर लेकिन आप लोग कम से कम इस स्लाइड को घर जाकर 10 से 15 या फिर 20 मिनट आप लोगों को इस स्लाइड को देना है, ताकि इसमें जो दूसरे शब्द हैं उनको भी आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। थोड़ा सा होमवर्क आप लोगों को करना होता है, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पर इतनी सारी चीजें स्लाइड के अंदर डाली जाती हैं, ताकि ढंग से आप लोग उसके साथ में कनेक्ट कर सको। तो अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द जो है यहाँ पर, यह इंट्रांजिएंट। तो यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं सैद्धांतिक भी बोलते हैं, वैसे यहाँ पर दुराग्राही भी इसको बोले जाते हैं। यहाँ पर एक तरीके से आप लोग यहाँ पर जो ये शब्द है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा ये भी न्यूज़पेपर वगैरह में। बेसिक पर्पज इसका ये होता है कि किसी इंसान की विचारों पर या फिर उसकी बातों पर सहमत न होना। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि सुबह टाइम पर उठ जाया करो, अरे फालतू की बातें बोलता है, क्या करेंगे सुबह उठ के, ये इंसान तो ऐसे ही बोलता रहता है, ठीक है, डेली बोलता है तो वो वाली बातें हैं। किसी को बोलो कि यार अपना जो है सिस्टमेटिक वे में अपना शेड्यूल फॉलो करो, हेल्थ का ध्यान रखो, अरे हाँ ठीक है, रख रखा है, क्या करना है हेल्थ का ध्यान रख के, ठीक है। तो वो वाली बातें होती हैं कि सहमत ना होना किसी चीज़ों पर, तो वाली चीज़ें होती हैं। तो ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस टाइम पर, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अबेट, यानी कि एक तरीके से ये जो शब्द है यहाँ पर ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खासकर आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसे शब्द जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी चीज को उकसाने के लिए, यहाँ पर ठीक है, कुछ गलत करने के लिए उकसाना किसी इंसान को। तो ये शब्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे कट गया, पर लेकिन जब पीपीटी आप लोग डाउनलोड करोगे वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। इसका मतलब होता है कि आप लोगों ने देखा होगा अभी यहाँ पर यूक्रेन को उकसाया गया है यहाँ पर बेसिकली अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, ताकि रसिया के सर पर चढ़ा रहे, ठीक है। रसिया ने भी फिर अपना काम कर दिया। तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये वोकेबलरी। तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होगा तो बताना जरूर, ठीक है। आज के एसएलवी कमांडो है यहाँ पर रवि कुमार श्रीवास्तव। शानदार तरीके से इनके द्वारा आंसर दिए गए और काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग जो हैं, खासकर देखिए लड़कियां काफ़ी अच्छे से आंसर देती हैं बहुत सारी डिटेल में, पर लड़के मैं ढूंढता रहता हूं कमेंट बॉक्स में, कोई एक आंसर दे के भाग गया, कोई दूसरा दे के भाग गया, बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही इक्का दुक्का निकल कर आते हैं। और देखने को मिलेगा जो खासकर जो सबसे ज़्यादा लाइक कमेंट होते हैं आंसर वाले, नहीं सबसे ज़्यादा लाइक वाले आंसर होते हैं, वो बहुत कम ऐसे देखने को मिलेंगे जो लड़कों के ऊपर आते हैं, यानी कि बहुत ऐसे होता है। तो कोई जल्दी आंसर नहीं देते हैं, आप लोग लेट आंसर देते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करो कि जल्दी से पार्टिसिपेट किया करो जैसे सब आंसर देते हैं, ताकि यहाँ पर अच्छा लगे कि हाँ एक कॉम्पिटिशन बना हुआ है, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन अच्छा रहे और दूसरों के साथ में नहीं, वैसे तो अपने ही साथ में करना है आप लोगों को। तो याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में पूछा गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट और एक तरीके से पर्सनैलिटी जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा रहा आज का ये डिस्कशन, कुछ नया सीखा कि नहीं, सबसे बेहतरीन कौन सा आर्टिकल लगा, और वैसे अगर इस लेक्चर को आप लोग रेट करना चाहें तो 5 में से कितना रेट आप लोग इसको करेंगे, आप लोगों को बताना है। और कल का आप लोगों का अचीवमेंट कैसा रहा, आप लोगों ने कितना अपना शेड्यूल फॉलो करा, उसको भी आप लोगों को रेट करना है, अपने आप को भी रेट करना है और इस लेक्चर को भी रेट करना है। रेट मतलब एक तरह का फीडबैक है, इसको वैसे मत सोचना है कि रेट नहीं करेंगे वो सब, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ कैसे आप लोग चीजें लेकर चल रहे हैं। और इसी के साथ में लेक्चर को आप लोग लाइक, डिसलाइक, कमेंट या शेयर कर इसको फीडबैक वैसे भी दे सकते हैं, ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि हाँ ये लेक्चर अच्छा था या फिर बुरा था। ऐसा नहीं कि लाइक ही करना है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक करने के बाद में बता देना क्यों डिसलाइक किया, ताकि इंप्रूव किया सके। और अगर आप लोग चाहते हैं सोशल मीडिया हैंडल पर कनेक्ट होना, तो ये सोशल मीडिया हैंडल है। इंस्टाग्राम पर आप लोग अपनी जो भी क्वेरी है वो भेज सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर जीमेल के साथ में भी पर्सनल चीजें कनेक्ट करके भेज सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन हुआ करे तो यहाँ पर जरूर सेंड किया करो इंस्टाग्राम और बेसिकली जीमेल पर, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे तक चीजें पहुंच जाएं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो दिमाग में तो पूछ लिया करो। इसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।